Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, we will study the Indian Penal Code IPC 1860. आज हम पढ़ेंगे IPC और हम आज IPC में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सेक्शन 299 टू सेक्शन 377. एंड इन ऑफेंसेस को पढ़ने से पहले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस हैं और इन ऑफेंसेस को पढ़ने से पहले हमें एक अपराध बनने में, एक ऑफेंस बनने में जो दो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं, टू मेन कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं एक ऑफेंस में, आज उसको पहले समझेंगे. 10 मिनट्स निकाल कर उसको समझेंगे पहले, और तभी आपको जो मैं 299 से लेकर 377 पढ़ाने वाला हूँ उसमें वो उस कंपोनेंट्स को ट्रेस करने में आसानी होगी. तो रिक्वायरमेंट फॉर एवरी ऑफेंस, हर एक अपराध की रिक्वायरमेंट आज हम पढ़ेंगे. वो दो क्या रिक्वायरमेंट है जो हर ऑफेंस में होती है. ये मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं कोचिंग ले रहा था. तो मैं इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वो रिक्वायरमेंट क्या है. तो उन रिक्वायरमेंट्स का नाम है रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी ऑफेंस. देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स एंड देयर आर टू. फर्स्ट इज एक्टस रियस एंड सेकेंड इज मेंस रिया. सो फर्स्ट हम एक्टस रियस को देखते हैं. ये एक्टस रियस कौन होते हैं, क्या होता है. सो फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स. एक्टस रियस दो शब्दों से जुड़कर बना है. पहला तो है एक्टस, जिसका मतलब होता है फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. एक अंतिम परिणाम किसका, एक इंसानी व्यवहार का. एक्टस दोबारा बताता हूँ फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. ओके, अब रियस का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन, पनिशेबल बाय लॉ. रियस का मतलब होता है फॉरबिडन, जो कि बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता. पनिशेबल बाय लॉ, और कानून के द्वारा सजा मिलेगी अगर किया तो वह एक्ट. अब हम पढ़ेंगे फॉर ऑफेंस लाइबिलिटी देयर मस्ट बी एक्टस रियस. एक अपराध की अगर लाइबिलिटी आपको बनानी है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, उस अपराध में क्या है, एक्टस रियस है, कि एक फाइनल कॉन्सिक्वेंस है एक ह्यूमन कंडक्ट का. एग्जाम्पल, अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं पेन ऐसे कर रहा हूँ, मैं पेन यूँ कर रहा हूँ और मेरा पेन एकदम से गिर जाता है, एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है. तो क्या ये पनिशेबल है? ये पेन नीचे गिर जाता है, क्या ये पनिशेबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और बाई चांस आप सोच के देखिए, अगर मैं पेन ऐसे घुमा रहा हूँ और सामने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं. अभी तो मैं फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं पेन ऐसे हिला रहा हूँ और कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाया था. मैं उसके बारे में किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ कल मैंने क्या पढ़ा था, याद है कुछ? वो बोलता है नहीं, कुछ भी याद नहीं है मुझे. तो मैं बोलता हूँ क्या कर रहे कल तुम, पढ़ा क्यों नहीं? बोलता है कि टाइम नहीं लगा. मेरे को गुस्सा आया. मैंने ये जो मेरे हाथ में पेन था, स्टाइलस था, इसको फेंक के मारा उस लड़के को, उस व्यक्ति को. सो उसको चोट लग गई. सो अब ये क्या था, ये भी तो एक एक्टस था. मैंने एक ह्यूमन कंडक्ट ने, एक इंसान ने अपना फाइनल परिणाम निकाला ना, एक व्यवहार किया ना. ये व्यवहार ही है ना. मैंने एक पेन फेंक के मारा तो कुछ व्यवहार निकला, और अगर उस बंदे को लगा तो ये क्या पनिशेबल है? बिल्कुल पनिशेबल है. किसी को पेन से किसी को ऐसे मटेरियल से चोट मारना जिससे उसको हानि पहुँचे. भाई पेन मारूंगा, उसके सर में लगेगा, उसको हाथ में लगेगा, तो कहीं ना कहीं हानि तो पहुँचेगी, हर्ट तो पहुँचेगा उसको हानि तो पहुँचेगी, चाहे सिंपल हर्ट ही क्यों ना पहुँचे, 323 का ऑफेंस ही क्यों ना बने, लेकिन हर्ट तो होगा. तो यही एक्टस रियस और यही पनिशेबल है कि आपने यह पेन लेके उसे मारा. क्यों? यही पनिशेबल है, यही करना ही पनिशेबल है. अगर एक्सीडेंटली मेरा पेन नीचे पड़ जाता, क्या ये पनिशेबल है? कौन मेरे को सजा करवाता? जो मार्बल को चोट लगी है, क्या वो सजा करवाता? नहीं, ये पनिशेबल नहीं है. और एक और एग्जांपल पढ़ते हैं. फॉर ऑफेंस लाइबिलिटी देयर मस्ट बी एक्टस रियस. अपराध की लाइबिलिटी बनाने के एक्टस रियस होना चाहिए. अब देखिए, मोहित टीचिंग नाउ दिस टॉपिक, मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, डेट इज एक्टस रियस. भाई मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें एक्टस रियस क्या है? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा. आपको एक्टस रियस और चैप्टर 16 के जो ऑफेंसेस पढ़ाने वाले वो क्लियर हो जाएंगे. इट इज़ ह्यूमन कंडक्ट. तो यह ह्यूमन कंडक्ट है, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये ह्यूमन कंडक्ट है, बिल्कुल है. कॉन्सिक्वेंसेज वी विल अंडरस्टैंड टॉपिक. कॉन्सिक्वेंस के परिणाम क्या निकलेगा मेरे ह्यूमन कंडक्ट का, मेरे इंसानी व्यवहार का, कि आपको यह टॉपिक समझ में आ जाएगा. डेट इज एक्टस, यह एक्टस है, ओनली एक्टस है ये. अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार क्या है, इंसानी व्यवहार मेरा क्या है, ये एक्टस है. ठीक है. अब वी विल अंडरस्टैंड टॉपिक एक्टस. अब हम एक्टस समझेंगे. क्वेश्चन,
सो टू टीच एनीवन इज पनिशेबल इन एनी लॉ। क्या किसी को पढ़ाना, अगर मैं आपको ये एक्ट सीरीज का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपकी नॉलेज में यह टॉपिक अच्छे से आ जाएगा, तो क्या मैंने यह टॉपिक पढ़ाया और आप खुद ही सोच के देखिए, क्या ये पनिशेबल है? किसी को कोई टॉपिक पढ़ाना, एक्ट सीरीज पढ़ाना, एक्ट सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, आईपीसी के ऑफेंसेस पढ़ाना, क्या ये पनिशेबल है किसी कानून में? बिल्कुल भी नहीं है, ये पनिशेबल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अब देखिए मोहित ने क्या किया, मैंने पिक्ड अप माउस एंड ब्रोक हिम। मान के चलिए मेरे आगे एक लैपटॉप रखा है और उसका जो माउस है, मैंने क्या किया, मैंने उस माउस को उठाया और उसको तोड़ दिया, जोर से फेंक के तोड़ दिया। ये क्या है? एक्टस है। मैंने उस माउस को उठाया और जोर से उसको ज़मीन में पटक के मारा, वो टूट गया, उसके कतरे उसके प्लास्टिक हर जगह फैल गया। बट इट्स पनिशेबल? नो, इट्स एक्टस। क्या एक माउस को उठाना और उसको तोड़ देना मेरी प्रॉपर्टी हो, क्या ये पनिशेबल है? भाई अपनी प्रॉपर्टी को क्या तोड़ना पनिशेबल है? क्या ये एक्ट, सिंपल यही एक्ट लेके, वो तो है सिंपल एक्ट, ये लेके चली, मैंने अपना ही माउस उठाया जो मेरे लैपटॉप का था, वायरलेस माउस, मैंने उस माउस को उठाया और नीचे ज़मीन में पटक के मारा। क्या ये पनिशेबल है? क्या कोई मेरे को पनिश कर सकता है इस चीज़ के लिए कि आपने अपना माउस क्यों तोड़ दिया? नहीं, ये सिर्फ एक्टस है, इसे बोलते हैं हम एक्टस। मैंने कोई कार्य किया और अपना इंसानी व्यवहार दिखाया, अपने एक कार्य से, अपने एक फाइनल कॉन्सिक्वेंस से, एक अंतिम परिणाम दिखाया, किससे? अपने एक कार्य कर, ठीक है, एक इंसानी व्यवहार से। तो ये है एक्टस ओनली और ये पनिशेबल नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल, मोहित पिकअप आईफोन। मैं किसी स्टूडेंट का जो मेरी क्लास में है, मान के चलिए ये जो वीडियो है, कोई क्लास में मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी और स्टूडेंट का एक आईफोन है वो उठा लेता हूँ महंगे वाला, और यूं ही उठा लेता हूँ और क्या करता हूँ, ब्रेक इट, उसे ज़मीन पर मार कर तोड़ देता हूँ उस किसी स्टूडेंट के आईफोन को। अब एक्टस तो निकला, मैंने मेरे इंसानी व्यवहार ने कोई एक्ट किया ना, कोई कार्य किया, तो वो एक्टस है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा? मैंने उस स्टूडेंट का फ़ोन तोड़ दिया, परिणाम क्या निकलेगा? ब्रेकिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। भाई उस स्टूडेंट का मोबाइल फ़ोन टूट जाएगा, उसके भी प्लास्टिक हो जाएगा। येस, इट इज़ पनिशेबल। अब यह पनिशेबल है क्योंकि मैंने अपना नुकसान नहीं किया, अपने माउस नहीं तोड़ा, अब मैंने किसी और को अपने ह्यूमन व्यवहार से, अपने इंसानी व्यवहार से एक परिणाम निकाला, और वह परिणाम क्या हुआ? उस व्यक्ति की संपत्ति को चोट पहुंची, उस व्यक्ति की संपत्ति को घाटा हुआ, डिस्ट्रॉय किया, किसी की संपत्ति को डिमिनिश की, उसकी वैल्यू, उसका फ़ोन थोड़ा तो टूटा होगा, मिसचीफ का ऑफेंस बना होगा 425 का। तो यही होता है, यह पनिशेबल है। इट इज़ एक्ट सीरियस। अब एक्ट सीरियस कंप्लीट हुआ है, मैंने एक एक्ट भी किया और वो एक्ट किसी व्यक्ति ने किया अपने ह्यूमन कंडक्ट से, अब वह पनिशेबल है, इसकी मेरे को सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब ये इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। आपको देखिए, अब नोट्स पढ़ते हैं थोड़े बहुत। द थिंग विच इज़ मेड फाइनली पनिशेबल इन प्रोविजन ऑफ आईपीसी इज एक्ट सीरियस। एक वस्तु, एक कार्य जिसको कि आखिरकार सज़ा, क्या भोगीदार, मतलब पनिशेबल बना दिया है आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस ने, वही एक्ट सीरियस होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम एक और लेंगे, सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड का एग्जाम्पल लेंगे एक्ट सीरियस को समझने में। डेथ इज इन दिस सेक्शन इज एक्ट सीरियस। किसी की मौत होना, किसी की मृत्यु, किसी की हत्या कर देना इस सेक्शन में एक्ट सीरियस है, ठीक है। मीन सब कैसे निकलता है इसमें एक्ट सीरियस? वी कांट पनिश सम पर्सन टिल वी कांट प्रूव दैट डेथ इज कॉज्ड और दैट हैज टुक प्लेस। क्या हम किसी अपराधी को सजा दे सकते हैं जब तक कि हम यही प्रूव नहीं कर देते कि क्या हम यही प्रूव नहीं कर देते कि इस अपराधी ने किसी की जान ली है? क्या हम उसको पनिश कर सकते हैं? अरे ये तो प्रूव करोगे कि यही व्यक्ति था, मिस्टर एक्स था, जिसने मिस्टर ए की जान ली है, तभी तो हम उसका क्या प्रूव करेंगे, उसका कोई एक्ट प्रूव करेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से, सराउंडिंग एविडेंसेस से। लेकिन पहले प्रूव तो करना पड़ेगा कि इस बंदे ने कोई एक्टस किया है, कोई कार्य किया है, जिसका परिणाम क्या निकला है। इसका परिणाम किसी की डेथ निकली है, और इसने डेथ क्यों की है? इसका ह्यूमन कंडक्ट, इसका इंसानी व्यवहार। तो यही होता है एक्ट सीरियस। अब 299 कल्पेबल होमिसाइड में एक्ट सीरियस क्या है? डेथ, किसी की डेथ होना, किसी व्यक्ति की। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे 378 थेफ्ट का। इसमें एक्ट सीरियस क्या है? इसमें एक वर्ड देखना, एक्ट सीरियस है मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने एक चल संपत्ति को मूव करवाया, उसकी जगह से उसको हिलाया, उसमें कंपन पैदा करी, जैसे ही यह हुआ एक संपत्ति के साथ, जैसे ही वो हिली अपनी जगह से जहाँ पे उसके मालिक ने उसे रखा हुआ था, वैसे ही थेफ्ट बन गया। अब थेफ्ट, उसमें मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? उसमें एक्टस है, ठीक है, और वो पनिशेबल है। किसी की आप संपत्ति को उसकी जगह से जहाँ रखी हुई है वहाँ से लेके जाओगे तो वो पनिशेबल है ना।
तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सेक्शन 425 मिसचीफ का एक्टस रियस क्या है? डिस्ट्रॉय और डिमिनिशेस, तबाह कर देना या उसकी वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू कम कर देना। अफेक्ट्स इट इंजूरियसली, उस वस्तु को, उस संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचा देना कि वो बहुत ही उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो यह ही इस सेक्शन 425 मिसचीफ में एक्टस रियस है। ठीक है, अब थोड़े हम नोट्स पढ़ लेते हैं एक्टस रियस के, और समझ में आएगा। फिर मैं आने वाले थोड़े टाइम में 5 मिनट में मेंस रियस समझा दूंगा। एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक्टस रियस एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। दैट इज इट वेरीज विद ईच सेक्शन। यह आईपीसी के हर सेक्शन में वेरी करता है। आईपीसी के नहीं, और भी जो पीनल लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ हैं, उनमें हर ऑफेंसेस में हर प्रोविजन जो भी पीनल प्रोविजन है उसमें एक्टस रियस आपको देखने को मिलेगा इन एवरी सेक्शन ऑफ द आईपीसी। हर सेक्शन आईपीसी का देयर इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस। एक स्पेसिफिकेशन दी हुई है उस हर एक धारा में, जो आईपीसी में दी हुई है कि उस धारा में एक अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। किसका? एक अगर कोई इंसान एक व्यवहार करेगा तो उसका कोई परिणाम तो निकलेगा, तभी तो वो आईपीसी की धारा बनाई हुई है। विच वुड अमाउंट टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस सीधा क्या अमाउंट करेगा कि एक अपराध हुआ है, एक कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब नाउ इट इज दैट कॉन्सिक्वेंस इन द सेक्शन विच विल बी कॉल्ड एज एक्टस रियस। अब यह वही परिणाम है उस धारा में, उस सेक्शन में आईपीसी की, जिसको कि हम बोलते हैं एक्टस रियस। अब नाउ एवरी कंडक्ट ऑफ द ह्यूमन हैव सम और अदर कॉन्सिक्वेंस। इंसानी व्यवहार का कुछ ना कुछ तो परिणाम होता ही है। देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ही। या तो देखो मेरे ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, या आपको ही थोड़ा बहुत एक्टस रियस या चैप्टर 16 के जो ऑफेंसेस पढ़ाने वाला वो समझ में आ जाएगा। कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। अब देखिए, दैट इज एवरी कंडक्ट हैज सर्टेन रिजल्ट। हर एक व्यवहार का एक परिणाम तो होता ही है। दैट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टस। उसी व्यवहार को और उस परिणाम को हम क्या कहते हैं? एक्टस कहते हैं। दो एवरी एक्टस इज नॉट पनिशेबल। हर एक परिणाम, हर एक एक्ट, हर एक कार्य जो एक इंसानी व्यवहार करता है वो पनिशेबल नहीं है, वो दंड का भोगीदार नहीं है। ओनली दैट एक्टस इज पनिशेबल विच इज फॉरबिडन अंडर द लॉ। ओनली वही एक्टस पनिशेबल है जो किसी कानून में सजा का अपराधी है, जिसमें सजा मिल सकती है। किसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर यह एक्ट होगा, एक ह्यूमन इस तरह से व्यवहार करेगा और यह परिणाम निकालेगा तो ही पनिशेबल होगा। तो ये हो गया हमारा एक्टस, ये हो गया हमारा एक्टस रियस। तो अब मैंने देखो 12 मिनट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब डीपली मैं किसी और लंबी वीडियो में समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेंसरिया। मेंसरिया क्या होता है भैया? ये सेकंड रिक्वायरमेंट होती है एक ऑफेंस की। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। जब भी मेंसरिया की बात हो, ये लीगल मैक्सिम आपके माइंड में आ जानी चाहिए। Actus non facitrium nisi mensitria. An act alone is not guilty unless done with guilty mind. Okay, act alone is not guilty unless done with guilty mind. एक कार्य जो हुआ है वो अकेला ही दोषी नहीं है जब तक कि वह कार्य गिल्टी मतलब एक गंदी नीयत के साथ नहीं किया गया हो। तो वह एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक क्रिमिनल लॉयर, एक क्रिमिनल एडवोकेट या एक लॉ स्टूडेंट को तुरंत मेंसरिया की बातें आते हुए ये मैक्सिम उसके जमा पे होनी चाहिए, उसके होठों पर होनी चाहिए, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो, अलोन एक्टस रियस इज नॉट पनिशेबल। अकेला जो हमारा एक्टस रियस हमने पढ़ा वो अकेला पनिशेबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, कब पनिशेबल है वो? डन विद गिल्टी माइंड। अगर एक्टस रियस भी एक परिणाम निकला है किसी एक्ट का, वो एक्टस रियस हो गया। और साथ में उस एक्टस सीरीज को करने में क्या किया है किसी व्यक्ति ने? अपना गिल्टी माइंड, दोषी दिमाग उस कार्य में लगाया है, तो ही वो पनिशेबल होगा। व्हेन यू डूइंग इट विद इंटेंशन। जब कोई भी व्यक्ति, जब मिस्टर एक्स एक कार्य को इंटेंशन के साथ कर रहा है, मंशा के साथ कर रहा है, क्या मंशा है उसकी? डेट इज इट्स हैविंग मेंसरिया एंड हैंस पनिशेबल। की उसकी गंदी मंशा है, और मतलब आप सीधा मान लीजिए अगर गंदी मंशा है तो सीधा उसमें मेंसरिया है, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, एक दोषी मलिन दिमाग है जो कि पनिशेबल है। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए सोसाइटी में। अगर रहना है तो मेंसरिया गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए, और यही गंदी सोच पनिशेबल है। कानून इसी की सजा देता है। ठीक है, अब हम मेंसरिया को भी 2 वर्ड्स में बांटेंगे। मेंस का मतलब होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, एक दोषी दिमाग। अब रिया का मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ, कि अगर आपने उल्लंघन किया, उसका एक कार्य का उल्लंघन किया जो कि गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कानून आपको सजा देगा। इसका मतलब होता है रिया। तो ये होगा मेंसरिया हमारा पूरा। अब देखिए, अब इस हिंदी में साफ साफ अगर मैं समझाऊं तो ये है कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए।
दिमाग में, बुद्धि में, माइंड में कोई ऐसी मलिन सोच नहीं रखनी चाहिए। तो यही इसका क्रक्स है हिंदी में कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए जिससे कि दूसरों को दुख पहुँचे और आप अपना फ़ायदा पहुँचा सको किसी और को दुख दे के। तो यही है मेंसरिया, ठीक है। अब देखिए, मेंसरिया अलोन नॉट पनिशेबल अनलेस डन विद मिक्स्ड विद एक्टस रियस। मेंसरिया अकेला भी पनिशेबल नहीं है जब तक कि उसको मिक्सअप ना किया जाए, जब तक उसको घोला मोला ना जाए, मिलाया ना जाए। किसके साथ? एक्टस रियस के साथ। भाई एक्ट मिलेगा जो कि पनिशेबल है, और गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मिलेगी, तभी तो मिल के एक अपराध बनेगा, तभी तो एक ऑफेंस बनेगा, ठीक है। ये होता है मेंसरिया। अब एक हमारे पास चार्ट है, उसमें कह रहा है एक्टस प्लस रियस नॉट पनिशेबल। भाई एक्टस भी है और रियस भी है, नॉट पनिशेबल, नहीं पनिशेबल होगा। मेंस प्लस रिया नॉट पनिशेबल, मेंस प्लस रिया है तो नॉट पनिशेबल। अब देखिए, एक्टस प्लस मेंस रिया पनिशेबल, यह पनिशेबल। एक्टस के साथ को क्या ऐड कर दिया गया? एक्टस के साथ एक इंसानी व्यवहार के साथ जो कि एक्ट हुआ था, और वो इंसानी व्यवहार ही पनिशेबल था कानून की नज़रों में, और साथ में उसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया? मेंसरिया भी मिल गया, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मिल गया। तो यह पनिशेबल है, अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब और देखिए, फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एक अंतिम परिणाम एक इंसानी व्यवहार का, प्लस डन विद गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, और उसमें ऐड कर दीजिए क्या? दोषी मंशा एक इंसानी दिमाग की, उसको मिला के क्या बनता है? पनिशमेंट। अब पनिशमेंट मिलती है, अब सज़ा मिलती है। अब देखिए, और यही फॉरबिडन बाय लॉ है, ये कानून इसको नहीं सह सकता, फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। अब देखिए, ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, अपराध भी दो तरह के होते हैं। जो हमारे अपराध होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ आज। जो भी मैंने सीखा है सारा बताऊंगा। ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, अपराध दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। जनरल रूल क्या होता है? बहुत सारे अपराध तो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी पे टिके होते हैं। उसमें क्या प्रूव करना होता है? उनमें यह दोनों चीज़ प्रूव करनी होती है। क्या? एक्टस रियस भी और मेंसरिया भी। तभी अगर आप एक्टस रियस उस फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वाले ऑफेंस में आप एक्टस रियस भी प्रूव करोगे और मेंसरिया भी प्रूव करोगे, तभी ही दोषी को, अक्यूज को पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। अब दूसरे तरह के ऑफेंस कौन सा होता है? ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अपराध वह वाले जिनमें कोई छूट नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसमें क्या प्रूव करना होता है? बस प्रोसिक्यूशन को एक्टस रियस प्रूव करना होता है। एक्टस रियस बोले तो अभी बताया था, एक अंतिम परिणाम किसी इंसानी व्यवहार से, और जो कि पनिशेबल कानून द्वारा, यही एक्टस रियस होता है। बस इन तरह के ऑफेंसेस में, जो ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होते हैं, इनमें बस हमें प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को एक्टस रियस ही प्रूव करना होता है, तभी पनिशमेंट मिल जाती है। जैसे किडनैपिंग वगैरह के ऑफेंस अब बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। अब ये है, अब देखिए, अब हम थोड़े नोट्स पढ़ लेते हैं मेंसरिया पे। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज बेस्ड अपॉन फॉल्ट लाइबिलिटी इज कंडक्टेड, जब एक परीक्षा हो रही है एक अपराध की, और वो अपराध कौन से वाला है? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी का अपराध है वो, अब उसकी परीक्षा हो रही है उस अपराध की। द एग्जामिनेशन विल बी डैट एक्टस रियस एंड मेंसरिया बोथ शुड कंकर। अब एग्जामिनेशन, अब परीक्षा कैसी होगी उस अपराध की कि जो एक्टस रियस है और जो मेंसरिया है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, कंकरेंस उनकी चाहिए, वो दोनों की सहमति चाहिए, तभी अपराध को सिद्ध किया जाएगा। This means the actus reus and mens rea both exist simultaneously in order to make person liable। यह इसका मतलब है कि जो actus reus है और mens rea है वो simultaneously इधर के साथ इधर, इधर के साथ इधर, दोनों आगे पीछे नहीं, साथ साथ चल रहे हैं, actus reus भी और mens rea भी। तभी हम एक व्यक्ति को लाइबल बना सकते हैं एक अपराध के लिए। It is not only about the finding of both actus reus and mens rea, rather it is about finding of mens rea together with the actus reus। क्या हमें फाइंड करना है? एक्टस रियस तो हुआ है, एक अंतिम परिणाम तो निकला है एक इंसानी व्यवहार द्वारा, पर वो क्यों निकला है? क्या उसके पीछे गंदी सोच थी? एक गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड था? हमें उसका एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। अब देखिए, और कब करना है वो? एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, उस समय जिस समय अपराध हो रहा था, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, उस समय जब ऑफेंस कमिट हो रहा था, घटित हो रहा था, उस घटना की जा रही थी, अपराध किया जा रहा था, उस समय क्या मेंसरिया था, दोषी दिमाग था, मलिन दिमाग था उस अक्यूज का, वो देखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मेंसरिया इज गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। मेंसरिया तो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, विच इज प्रेजेंट इन पर्सन एट द टाइम व्हेन ही कमिटेड द एक्ट। तो वो प्रेजेंट होना चाहिए एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर जब वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, एक अपराध घटित कर रहा है, ठीक है।
रिया मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ। जो मेंस में रिया वर्ड है उसको क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप अगर आप कोई कार्य करोगे और वो पनिशेबल बाय लॉ, आपने कोई परिणाम निकाला और आपने एक दोषी दिमाग से निकाला तो वो रिया बन जाएगा, मतलब पनिशेबल बाय लॉ, तो कानून से आपको सजा मिलेगी, ठीक है। व्हेन ही कमिटेड द एक्ट, सॉरी, रिया मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ एंड मेंस मीन्स स्टेट ऑफ माइंड। रिया का मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ और मेंस का मतलब है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट इज फॉरबिडन इज नॉट ओनली द मेंस। जो फॉरबिडन है, जो पनिशेबल है, वो ओनली मेंस नहीं है। डेट इज द माइंड फॉर, जो माइंड है वो नहीं है फॉरबिडन, रेदर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्ट। पर क्या है फॉरबिडन इन द लॉ? जो कॉम्बिनेशन है, मतलब पेयर में है। कॉम्बिनेशन किस चीज का? एक्ट का, एक इंसानी व्यवहार के अंतिम परिणाम। एंड द माइंड विच इज फॉरबिडन। कॉम्बिनेशन किसका? कार्य का और दिमाग का। कार्य किया किस सोच से किया, किस नीयत से किया, और माइंड आ गया। भाई कार्य कर रहे हो आप तो दिमाग की शक्तियां लग रही ना। अब आपके उस इंसानी दिमाग में भाई अच्छी शक्तियां थी। आपका मेंसरिया क्या था? क्या आपके अंदर नफरत भरी थी, इलविल भरी थी, आपके अंदर हेट्रेड भरा था, तब आपने किया। तो ये होता है मेंसरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी अभी तो इसमें कम से कम मेरे पास 10 पेजेस और हैं नोट्स के। अब जब आगे टाइम मिलेगा, मतलब कभी, तो मेन सीरीज और एक्टर सीरीज को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो, ठीक है। अब हम सीधा पढ़ेंगे चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, स्टार्टिंग विच इज हेडिंग इज सेइंग ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चैप्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, वो वाले अपराध जो किसको सीधा अफेक्ट नतीजा पहुंचा रहे हैं, एक इंसानी बॉडी को। सो ये है सेक्शन 299 टू सेक्शन 377, ठीक है। अब पहले हम सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड ही देख लेते क्या होता है। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कल्पेबल होमिसाइड की और मर्डर की, वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें तो मैं बहुत क्विकली पढ़ाने वाला हूँ, तेजी से। अब सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, हुएवर कोज इज डेथ, जो कोई भी मृत्यु कोज करता है, मृत्यु कोज करे ना, एक्ट किया ना, बाय डूइंग एन एक्ट, वही एक कार्य कर विद द इंटेंशन आ गई, एक इंटेंशन के साथ, ऑफ कोजिंग डेथ, और इंटेंशन क्या है कि भाई मृत्यु ही करनी है, मेरे एक्ट से, मेरे कार्य से मृत्यु ही होगी, इसकी डेथ, इसकी हत्या ही होगी। और विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडली इंजरी, या क्या इंटेंशन, उसकी क्या मंशा है कि मैं जो एक्ट करूंगा उससे ऐसी एक बॉडीली इंजरी होगी, ऐसी इसकी बॉडी पर एक चोट लगेगी, एज इज लाइकली टू कोज डेथ, जिस चोट की वजह से इसकी मौत हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, या फिर जानकारी है क्या, कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, जो मैं एक्ट एज रीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ही इज लाइकली टू बाय सच एक्ट टू कोज डेथ, जो मैं एक्ट एज रीज प्रोड्यूस करूंगा, मेरे इस एक्ट से, मेरे इस कार्य से उस व्यक्ति की जिस पर मैं हमला करूंगा उसकी मौत ही होगी, उसकी हत्या ही होगी। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो क्या कमिट किया उस व्यक्ति ने? कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया। अब इसमें देखिए एक्ट सीरियस क्या निकल के आ रहा है, कोज इज डेथ, जैसे ही डेथ कोज हुई एक्ट सीरियस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और अब देखिए मेंसरिया क्या है, इसमें इंटेंशन भी है, ठीक है, इंटेंशन भी है, और क्या है देखिए, नॉलेज भी है। इंटेंशन और नॉलेज, इसमें दोनों चीज दे रखी है, इंटेंशन और नॉलेज। अब मैं मेंसरिया की थोड़े 3 टाइप्स बता देता हूँ, वो भूल गया था पिछले, अभी बताना। मेंसरिया के मोटे मोटे 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, और वो कहाँ से निकल के आते हैं? सेक्शन 39 जो आईपीसी की डेफिनेशन है ना, वॉलंटरली, उससे निकल के आते हैं। तीनों डिग्री ऑफ मेंसरिया, उनको डिग्री ऑफ मेंसरिया बोलते हैं। पहली डिग्री है इंटेंशन, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड है इंटेंशन, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिल्टी माइंड है इंटेंशन, मतलब करना ही था, 100% नहीं, 150% करनी ही थी हत्या, तो ये होती है इंटेंशन। नॉलेज, अब इंटेंशन से स्लाइट लोअर, थोड़ी मिडल डिग्री ऑफ माइंड, जो कि भाई नॉलेज है कि 50 मीटर 100 मीटर दूर खड़ा है, यहाँ से गोली मारूंगा, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे आगे कोई 200 मीटर बंदा खड़ा है, मेरे पास गन है, तो नॉलेज है कि भाई गोली मारूंगा, बुलेट क्या पता पहुंच भी सकती है, या बुलेट नकली है, नहीं भी पहुंचेगी, और क्या पता मैं शूटर कच्चा हूँ, गोली सर के ऊपर से निकल जाएगी, या मेरा हाथ ही इधर फिर जाएगा, तो नॉलेज है भाई, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, तो ये है सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया। अब तीसरी डिग्री ऑफ मेंसरिया, अब ये सबसे कमजोर डिग्री ऑफ मेंसरिया, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, जिसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें हम लेते हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों दोस्त हैं, दोनों फ्लैटमेट्स हैं, लेकिन ए का कमरा दूसरी साइड है, बी का कमरा दूसरी साइड है, बस इसमें एक डिफरेंस है, बीच में दोनों के कमरों में शीशे की दीवार है, ठीक है, मतलब शीशा लगा हुआ है दोनों के कमरों में आने जाने के लिए, और डोर भी लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर से भी दरवाजा है। लेकिन क्या होता है, हमारा जो ए भाई साहब है वो नई गन खरीद के लेता है, नई रिवॉल्वर लेके आता है कहीं से,
ठीक है। अब देखता है यार नई रिवॉल्वर बिल्कुल शाइन मार रही है, तो क्या करता है अपने कमरे में ही, बाहर तो कोई देख लेगा कंप्लेंट करते, अपने कमरे में ही उसकी टेस्टिंग करना चाहता है उस रिवॉल्वर की। अब उसको पता है कि बी का कमरा खाली है, बी के कमरे में कोई नहीं है क्योंकि वो अकेला है। लेकिन जैसे ही वो उसको अपनी रिवॉल्वर को लोड करता है, उसमें गोली डालना चालू करता है, वैसे ही उसको किसी कफिंग की आवाज़ आ जाती है, खांसी की आवाज़ आ जाती है, और उसको उसको रीज़न टू बिलीव हो जाता है, यकीन करने के कारण हो जाते हैं क्या भाई, या तो उस कमरे में बी के कमरे में कोई हो सकता है या फिर मेरे और पड़ोसियों के फ्लैट में कोई हो सकता है। लेकिन फिर भी ए क्या करता है, गन तानता है किसकी तरफ, शीशे की तरफ, जो उसके रूम में पार्टीशन का शीशा था ए और बी के बीच में, उसमें गन तानता है और शूट कर देता है। और इन कॉन्सिक्वेंस एक परिणाम क्या निकलता है, एक इंसानी व्यवहार का परिणाम क्या निकलता है, बी को गोली लग जाती है। बी पीछे खड़ा था, बी को गोली लग जाती है। तो क्या रीजन टू बिलीव था, यकीन करने के कारण थे कि भाई खांसी आई है, कोई उस कमरे में हो भी सकता है। बिल्कुल थे भाई, खांसी आई है तो एक बार देख लो जाके, है तो नहीं देखा उसने, और सीधा गोली चला दी और जिससे बी की डेथ हो गई। तो क्या रीजन टू बिलीव था, खांसी की आवाज़ आई, आपको पता लग गया था कि कोई ना कोई हो सकता है, या नहीं लगा था, खुद ही सोच के देखिए। तो यह है सबसे कम डिग्री ऑफ माइंड, ठीक है, कम डिग्री ऑफ माइंड। क्या ए को पता था कि उस कमरे में बी हो सकता है, उसको पता था? क्या उस कमरे में कभी बी का फादर नहीं मिलने आ सकता था, उसकी मदर नहीं मिलने आ सकती थी? क्या बी को ए को पता था ये भी हो सकते हैं? तो वो तो बहुत सारे टेस्ट लगते हैं फिर, लेकिन ये होता है रीजन टू बिलीव। ये मोटी मोटी 3 ही मेंसरिया की डिग्री होती है जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में लिखनी पड़ती है। एक और होती है, और बहुत सारी होती है, लेकिन एक और है जो कि होती है रैकलेसनेस। इसका मतलब होता है इनडिफरेंट एटीट्यूड, मतलब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से निकल के आती है। ये सेक्शन 304 कैपिटल ए से रैकलेसनेस निकल के आती है, जो कि बोलते हैं मोटी मोटी बात इनडिफरेंट एटीट्यूड, जो होगा, जो होने वाला है। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ मार्केट में, जहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और पूरी लंबी लाइन से व्यक्ति खड़े हैं, और मैं चला रहा हूँ गाड़ी 200 की स्पीड से, 150 की स्पीड पे। मेरे को पता है ना, रैकलेसनेस है ना मेरे अंदर, इनडिफरेंट एटीट्यूड है ना, जो होगा देख लेंगे, टक्कर लगेगी किसी को देख लेंगे, ठीक है, ये होता है रैकलेसनेस, ठीक है। अब सेक्शन 299 मैंने बता दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3 बताने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन हु कोजेज बॉडीली इंजरी, एक व्यक्ति जो कोज करता है क्या, एक शारीरिक हानि, टू अनदर, किसी और को, हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी, और जिस दूसरे को वह हानि कोज करता है वो पहले से ही ग्रसित है, किससे, एक डिसऑर्डर से, या तो वो अपाइज है और किसी डिजीज से, उसको कोई बीमारी लगी हुई है, और बॉडीली इन्फर्मिटी, या उसके शरीर में पहले से ही बहुत दर्द रहता है, बहुत तकलीफ में है वो, और उसी को ही वो व्यक्ति जो हमलावर है वो बॉडीली इंजरी कोज कर देता है, जो पहले से इन चीज़ों से जूझ रहा है। एंड देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर, और ऐसा कार्य करने से, उसके इंसानी व्यवहार से, ऐसा करने से, एक्ट करने से, उसको इंजरी पहुंचाने से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाती है, जो 2 दिन बाद होनी थी, 2 महीने बाद होनी थी, इन बीमारी की वजह से, इस डिसऑर्डर की वजह से और इस बॉडीली इन्फर्मिटी की वजह से, उस व्यक्ति की जो पहले से ग्रसित है इन चीज़ों से, उसकी 2 महीने बाद डेथ होनी थी, पर हमलावर ने उसको बॉडीली इंजरी पहुंचाकर आज ही उसकी हत्या कर दी। होनी थी, आज क्या तारीख है, 11, आज 11 जून है, होनी थी उसकी 11 अगस्त तक, इनएविटेबल है डेथ तो, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं, होनी थी उसकी 11 अगस्त तक, पर हमलावर ने अटैक करा, उसको ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाई, तो उसकी डेथ हो गई आज ही। तो क्या करा उसने, उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, जल्दी ले आए ना। तो यही है, शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ, तो मान लिया जाएगा कि उसी हमलावर ने उस व्यक्ति की डेथ कोज की है, उसकी हत्या की है, ठीक है, मृत्यु कोज की है। ये एक्सप्लेनेशन 1 था। अब एक्सप्लेनेशन 2, वे डेथ इज कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जहाँ एक हत्या कोज होती है, किससे, बॉडीली इंजरी से, शारीरिक हानि से। द पर्सन हु कोजेज सच बॉडीली इंजरी, और व्यक्ति जो ऐसी बॉडीली इंजरी, शारीरिक हानि कोज करता है, शैल बी डीम टू हैव कोज्ड द डेथ, मान लेंगे कि उसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या की है। ऑल्दो बाय रिजोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज, लेकिन फिर भी जो जिसने हत्या की है, जो हमलावर है, फिर भी वो क्या करता है, रिजोर्ट करता है प्रॉपर रेमेडीज, उस विक्टिम को प्रॉपर रेमेडीज देने के लिए इधर उधर घूमता है, या कोई और व्यक्ति भी उस विक्टिम को लेके इधर उधर घूमता है, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि
प्रॉपर रेमेडीज को पाकर अपनाकर या फिर स्किलफुल ट्रीटमेंट अस्पताल में अच्छा इलाज करवाकर उस डेथ को, उस मृत्यु को रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था, उसको टाला जा सकता था। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 2 का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि बहुत प्यारा है। देखिए, ए और बी फ्रेंड्स तो हैं, अपने दोस्ती होने की नाटक तो करते हैं, लेकिन अंदर से ग्रजेस भरे हुए हैं। ए बी की हत्या करना चाहता है, बी मन ही मन में ए की हत्या करना चाहता है, पर आमने सामने से दोस्त है, बिल्कुल बेस्ट बडीज है। तो ए क्या करता है, बी को गाड़ी में बैठाता है। एक दिन प्लान बनाया भाई, अब खत्म, अब जो ग्रजेस थे आज निपटा दूंगा। ए बी को गाड़ी में बैठाता है और उसको खूब पहले तो बर्गर वर्गर सारी चीज़ें खिलाता है, चॉकलेट वगैरह खिलाता है जाके कहीं दुकान पे। फिर क्या करता है, उसको एक द्वारका के बढ़िया से अस्पताल में ले जाके, द्वारका के अपोलो हॉस्पिटल में ले जाके, द्वारका के अपोलो हॉस्पिटल के सामने गेट पर गाड़ी रोकता है और ए गन निकालता है अपनी पॉकेट से और बी को गाड़ी में ही गोली मार देता है। 2 शॉट मारता है, एक पैर पर एक पेट पर, तब भी मरता नहीं है, लेकिन उस खिड़की खोलता अपनी गाड़ी की और बी को द्वारका हॉस्पिटल के 20 कदम दूरी पर ही उसको छोड़कर चला जाता है। अब वो पड़ा है, बी वहां पर पड़ा है, मरा नहीं है, अभी जिंदा है। किसी बाय स्टैंडर्ड्स का या राह चलते का उस पर ध्यान नहीं जाता। अब भी पड़ा वहां 2 घंटे हो जाते, कोई उसको देखता नहीं, अब वो मर जाता है। अब उसके ऊपर ए के ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है, ए को पकड़ा जाता है। ए अपना डिफेंस क्या लेता है, बोलता है मैंने क्या किया है, मैंने तो इसको गोली मारी और इसको अस्पताल के सामने छोड़ गया था। मेरे को तो लगा कोई इलाज करवा देगा, इसका स्किलफुल ट्रीटमेंट दे देगा, इसको डॉक्टर के पास पहुंचा देगा कोई। मैंने क्या किया है, मेरे को तो छोड़ो, मेरे पे क्या मुकदमा होना है मर्डर का। अरे भाई, जज साहब बोलेंगे मिस्टर ए, गो एंड रीड एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 299, स्किलफुल रेमेडीज, स्किलफुल ट्रीटमेंट आप देना चाहते थे, पर क्या उसकी मौत प्रिवेंट हुई? आपने सोचा हुआ था कि गोली मारूंगा और अस्पताल के बाहर छोड़ दूंगा, या फिर आप उसको अंदर ही एडमिट क्यों नहीं करवाए थे? आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। गो एंड रीड एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 299, यह बोलता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा। अब एक्सप्लेनेशन 3, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम। अब कोई हमलावर, कोई हत्यारा एक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की डेथ कोज करता है, जो कि अभी अनबोर्न है। एक माँ के वूम्ब में एक बच्चा पल रहा है, उसकी डेथ कोज करता है। इज नॉट होमिसाइड, यह होमिसाइड नहीं है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। पर हो सकता है ये होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, 299 में फॉल कर सकता है। टू कोज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, कि ये हो सकता है अगर वह कोज करता है डेथ किसकी, एक लिविंग चाइल्ड की, एक जिंदा बच्चे की। इफ एनी पार्ट ऑफ डेड चाइल्ड, जो माँ के घर में एक बच्चा पल रहा है, अगर उस बच्चे का कोई शारीरिक भाग, उंगली, पैर की उंगली या फिर कुछ भी, या फिर वो बच्चा उल्टा पैदा होता है, उसका सर, कोई भी उस बच्चे का शारीरिक भाग हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ, वो उसकी माँ की योनि से बाहर निकल गया होता और तब उस बच्चे को हानि कॉज हुई होती है, उसको मारा गया होता, तब माना जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया। पर वो अभी माँ के गर्भ के अंदर है, तो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। ठीक है, दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रेथड और बीन कम्प्लीटली बोर्न। अब ये मान के देखिए, सिर्फ अगर उस बेबी का कोई भी शारीरिक भाग सिर्फ बाहर भी आ गया ना, और अब उस बच्चे की हत्या हुई है, तो आप मान के रखिए ये कल्पेबल होमिसाइड है और 304 में 10 साल की सजा मिलेगी। लेजिस्लेचर ने यह भी नीचे लिख रखा है लेटर पार्ट में एक्सप्लेनेशन 3 के, कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बस उस बच्चे का कोई भाग योनि से बाहर आया है, जरूरी नहीं है कि उसने सांस लिया हो या फिर उसने वह पूरी तरह कंप्लीटली पूर्ण तरीके से माँ की योनि से बाहर आ गया हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक छोटी सी चुटली उंगली भी निकली और आपने मदर को कोई डैमेज कॉज किया और मदर के पेट पे किक मारी फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा मर जाता है, तो ऐसे में कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। यदि उसकी छोटी सी उंगली भी माँ की योनि में से, कोई छोटा सा हाथ पैर कुछ भी बाहर आ गया योनि में से, तो मान के चलिए उस हमलावर ने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया है। अब ये है एक्सप्लेनेशन 3 हमारे लिए। अब सेक्शन 299 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इससे अच्छी तरह फाउंडेशन क्लासेस में हमारे गुरुजी समझाते थे, तो ये छोटे तरीके से मैंने समझाया है। इसके बहुत सारे नोट्स भी हैं, अब वो करवाने लगूंगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। 299 कल्पेबल होमिसाइड हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब और भी इसमें बहुत सारे टेस्ट लगते हैं, वो भी बाद में समझाऊंगा जब कभी फाउंडेशन की क्लासेस लेने का मौका लगेगा, मेरा ग्रोथ इतनी हो जाएगी चैनल की कि भाई फाउंडेशन क्लासेस भी दे पाऊँ। अभी तो देखो ऊपर से ब्रीफली और बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। अब सेक्शन 300 मर्डर, हत्या, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, बचा लेना। एक्सेप्शन क्या है, जो यहाँ पर केस दिए गए हैं उनको एक्सेप्शन में रखना, उनको बचा लेना, वरना तो मर्डर बनाना। ये एक्सेप्ट इन केसेस
हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड किसके लिए, एक्सेप्टेड किसके लिए दिया गया है, जो नीचे 5 एक्सेप्शन दी गई है ना मर्डर की, सेक्शन 300 की मर्डर की, जो ये पहली लाइन है 1 2 3 4 5 6, जो ये सेक्शन 300 मर्डर लिखा हुआ है, इसके जो पहले लाइन के इसके जो सिक्स अल्फ़ाबेट्स हैं, जो 6 वर्ड्स हैं, ये दिए गए हैं सिर्फ 5 एक्सेप्शंस को बचाने के लिए। सो मेन मोटी मोटी बात है, पहले तो एक मर्डर होगा, एक हत्या होगी, मान के चलिए 30 सेकंड में एक एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छा सा। पहले तो एक किसी व्यक्ति की हत्या होगी, या वो व्यक्ति की खबर मिलेगी कि एक व्यक्ति मर गया है, तो पहले क्या होगा भाई, पहले तो हर जो हत्या होती है पहले तो वो कल्पेबल होमिसाइड ही बनती है, वो पहले 299 ही बनती है। 299 की रिक्वायरमेंट्स पूरी, तो अब सेक्शन 300 की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। सेक्शन 300 के चारों क्लोजेस में से उस सिचुएशन को, कल्पेबल होमिसाइड की सिचुएशन को निकाला जाता है, एग्जामिन होता है 300 का। फिर सेक्शन 300 के चारों क्लोज का एग्जामिन होने के बाद एग्जामिनेशन होता है किसका, 5 एक्सेप्शन, जो हमारी 5 एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर है उनका। अगर कोई भी एक्सेप्शन हमारे केस में फिट बैठ जाती है, तो एक्सेप्शन लग गई, तो मान के चलिए जो वो मर्डर की जो वो हत्या हुई पड़ी है उस व्यक्ति की, वह सीधा टर्न बैक बाउंस बैक कर जाएगी। कहाँ बाउंस बैक कर जाएगी, 299 में कल्पेबल होमिसाइड की, फिर उसको सजा मिलेगी अगर एक भी एक्सेप्शन लग गई उस व्यक्ति के ऊपर। और अगर एक भी एक्सेप्शन नहीं लगी, और तो सेक्शन 300 की जो और भी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, वो लग गए, तो अब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी 302 में। तो यही समझाना था मोटा मोटा 30 सेकंड में। अब देखिए सेक्शन 300 मर्डर एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, उन केसेस को बचा लेना, एक्सेप्शन को। अब आगे पढ़ना, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड, अगर वह कार्य जिससे हत्या हुई है, जिससे कि मृत्यु हुई है, इज डन विद द इंटेंशन, किससे होता है वो कार्य, किससे किया जाता है, इंटेंशन से, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया से, सबसे ऊपर वाली डिग्री ऑफ मेंसरिया से, इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। और इंटेंशन किस चीज़ की है, कि हत्या ही करनी है, मारना ही है वो व्यक्ति, हत्या ही करनी है, इंटेंशन है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई रीजन टू बिलीव है, सिर्फ इंटेंशन है, इंटेंशन। ओके, अब सेकेंडली, अभी जो हमारा ये आप मान के चलिए, जो सेक्शन 300 मर्डर का जो ये पैरा 1 है, जो सेकेंडली लिखा हो, उसके ऊपर वाला जो भी मैंने पढ़ा है, यह कुछ भी नहीं है। यह सारी चीज़ें जो कल्पेबल होमिसाइड की हमने पढ़ी ना, उसको मेल मिलाने के लिए था। और सिर्फ किस लाइन को मेल मिलाने के लिए था, कि कल्पेबल होमिसाइड, एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, की पहले तो कल्पेबल होमिसाइड बनेगा और फिर ही मर्डर बनेगा। सिर्फ ये जो पैरा 1 है सेक्शन 300 का, ये उसको मेल मिलाने के लिए, सेक्शन 300 से सेक्शन 299 की इस लाइन को पूरा करने के लिए था, कि एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, इसके लिए था बस ये पैरा 1 300 का। नीचे एक्स्ट्रा एलिमेंट तो सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली में दिए गए हैं, लेकिन जो ऊपर का सेक्शन 300 का जो पैरा 1 है, वो तो सिर्फ इसलिए था कि एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, और या एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ, अब देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, कल्पेबल होमिसाइड एक जाति है, और मर्डर इज इट्स स्पीसी, और मर्डर एक क्या है, इस कल्पेबल होमिसाइड की एक प्रजाति है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम काऊ में देखते हैं, काऊ की जो सबसे स्टार्टिंग वाली, जब हमारा बर्थ हुआ होगा, तो काऊ की एक जाति आई होगी, भाई काऊ भी तो कहीं से आई होगी, एक गाय की कोई जाति आई होगी। अब देखिए आज के संसार में देखिए क्या कितनी सारी प्रजातियां हैं उस काऊ की। अब मान के चलिए जो काऊ जो पहले जब हमने बर्थ लिया होगा, जब इंसान की जाति जन्मी होगी, जब एक काऊ थी, जब एक कृष्ण भगवान ने एक काऊ लेके आए थे, गाय लेके आए थे, तो वो एक जाति थी। तो मान के चलिए कोई गिर गाय थी जो हम सबसे पुरानी मानते हैं, कोई साहिवाल थी, वो एक जाति थी। अब देखिए जगह जगह पे कितनी वैरायटी की गायें हो गई हैं, तो यही मान के चलिए जो वो जाति थी वो कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब वो एक है, और उसके नीचे अब विभिन्न प्रजातियां हो गई हैं, तो वो क्या है, वो मर्डर है। ठीक है, सो कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीसी। कल्पेबल होमिसाइड जाति है और मर्डर एक उसकी छोटी सी या विभिन्न प्रकार की प्रजाति है। यह बहुत अच्छा एग्जांपल है, और यह लाइन तो आपको मेंस में लिखनी चाहिए। अब सेकेंडली, सेक्शन 300 मर्डर का क्लोज टू सेकेंडली, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। अब इंटेंशन के साथ एक हत्या होती है, और वो कैसे हत्या हुई है, इट इज डन, वह होती है हत्या, डन विद द इंटेंशन, वही इंटेंशन के साथ, ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, की कोज करनी है, परिणाम निकाला, नतीजा देना है, क्या, एक व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट, एक ऐसी शारीरिक हिंसा में, एज द ऑफेंडर नोज, की
जो मार रहा है, जो असेलेंट है, जो अग्रेसर है, जो कि अक्यूज्ड है, उसको पता है, उसको क्या नॉलेज है, अब नोज आ गया ना, नॉलेज, सेकंड डिग्री ऑफ माइंड, नॉलेज पता है जो मैं कर रहा हूँ, जो इसको बोडली इंजरी दे रहा हूँ, उससे डेथ हो सकती है। टू बी लाइकली टू कोज द डेथ, की इस बोडली इंजरी से इस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, उसको नॉलेज भी है। अब सेकंड क्लोज में हमारे इंटेंशन और नॉलेज दोनों मेंसरी आ चुके हैं। अब देखिए, ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कोज्ड, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति हमलावर है, जो असेलेंट है, एग्रेसर है, उस व्यक्ति को पता है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है कि जिस व्यक्ति को मैं हमला कर रहा हूँ, ये बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ, इससे इस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, जो हार्म मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये था सेकेंडली। अब थर्डली, सेक्शन 300 का मर्डर का क्लोज थर्ड, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग बॉडीली इंजरी, वही हत्या होती है, मृत्यु कोज करता है अग्रेसर असेलेंट, कैसे, विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग बॉडीली इंजरी, वही इंटेंशन से, मंशा से, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड से, कि मैं बॉडीली इंजरी, एक शारीरिक चोट दूंगा टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, और जो बॉडीली इंजरी मैं शारीरिक चोट उसको पहुंचाने वाला हूँ दूसरे व्यक्ति को, जो इन्फ्लिक्ट करने वाला हूँ मैं, उसको देने वाला हूँ, इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, बहुत ही दमदार है वो चोट, और वो सफिशिएंट है, बहुत ही उचित है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के आम तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को ऐसे चोट पहुंचती, तो क्या उसका परिणाम निकलता, टू कोज डेथ, उसकी हत्या ही होती, उसकी मृत्यु ही होती। ठीक है, अब मान के चलिए इसका सेक्शन 300 का क्लोज थर्ड का मैं एग्जांपल दूं तो, एक व्यक्ति है जो जेसीबी में सवार है, और वो, उसकी इंटेंशन है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन है कि मैं, जो जेसीबी है, उसके जो उसका जो आगे वाला जो वो हिस्सा होता है जिससे हम मट्टी उट्टी उठाते हैं, वो वाला हिस्सा, उस हिस्से से मेरे को एक व्यक्ति का सर पे मारना है, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है? आप इतने भारी हिस्से से किसी व्यक्ति का जो उससे ग्रजिश रखता है, उसके सर पे उसको हिट करता है, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी ऑर्डिनरी कोर्स में? क्या जेसीबी के, आमतौर पर आप ही दिमाग लगा के सोचिए कि जेसीबी के जो फ्रंट पार्ट जो हिलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, बताना। उससे कोई किसी की सर पर चोट मारेगा, उसको बिल्कुल लीवर पुल डाउन कर देगा, वो ऊपर से ऐसे पड़ेगा, तो ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी मेरे भैया। यही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, जो उस श्रेणी का ऑर्डिनरी कोर्स है कि ऐसे हालातों में मृत्यु ही होती। तो ये सेक्शन 300 का क्लोज थर्ड था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 300 का क्लोज फोर्थ, अब इन दोनों, अब इन सारे, इन सेकंड क्लोज में, थर्ड क्लोज में, फोर्थ क्लोज में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड से अलग है, तभी तो मर्डर बनेगा ना, तभी तो 302 में सजा मिलेगी। अब वो बाद में बताऊंगा। अभी क्लोज फोर्थ, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कौन सा एक्ट कर रहा है, ये इंजरी पहुंचाने वाला, उसको पता है, क्या पता है, नॉलेज है, जानकारी है, डेट इट इज सो इमिनेंटली डेंजर, कि ये इतना खतरनाक है, अर्जेंट तौर पर ये इतना खतरनाक है, मतलब 100% से भी, मतलब 200% खतरनाक है ये एक्ट जो मैं कर रहा हूँ। डेट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कि ये हर प्रोबेबिलिटी में, हर संभावना में क्या करेगा, ये एक्ट जो मैं कर रहा हूँ, कोज डेथ, मौत ही कोज करेगा। और सच बॉडली इंजरी, मौत कोज नहीं करेगा, तो कोई ऐसी बॉडली इंजरी, शारीरिक चोट देगा, एज इज लाइकली टू कोज डेथ, कि इस व्यक्ति की, जिसपे मैं एक्ट करने वाला हूँ, एक परिणाम निकालने वाला हूँ, उसकी मृत्यु ही होगी। एंड कमिट सच एक्ट, और फिर ऐसा एक एक्ट, एक कार्य कर बैठता है, कमिट कर देता है, मतलब कर देता है, विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी जानकारी के, बिना कोई, मतलब एक्सक्यूज के, कोई एक्सक्यूज नहीं उसका एक करने का, उसने कर दिया बस। फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कोजिंग डेथ, की फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कोजिंग डेथ और सच इंजरी एज ऑफर, जो ऊपर बताया गया। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थली क्लोज है वो डेथ तक ही कवर होता है, एज इज लाइकली टू कोज डेथ, ये यहाँ तक कवर होता है। जो ये एंड कमिट्स, फोर्थली सेक्शन 300 का क्लोज फोर्थ का जो लेटर पार्ट है, जो ये एंड कमिट्स सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कोजिंग डेथ और सच इंजरी एज ऑफरसेड, ये एक रेजुडरी एंट्री है। अगर इन फोर्थ क्लोजेस में से भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट निकल के नहीं आ रहा है सामने, तो प्रोसिक्यूशन का वकील इस लाइन में से, इस लेटर पार्ट में से और कोई भी सिचुएशन कोर्ट को दिखला सकता है कि यह सिचुएशन में निकल रही है, और वो मर्डर के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या हैं। देखिए, सेक्शन 300 के जो फर्स्ट क्लोज है उसमें तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड की लैंग्वेज है, वही मर्डर की फर्स्ट क्लोज की लैंग्वेज है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को नॉलेज है, अपराधी को नॉलेज है। क्या नॉलेज है?
टू बी लाइकली टू कोज डेथ, कि इस बोडली इंजरी से लाइकली टू कोज डेथ, उसको पता है। क्या उसमें लिखा था ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को नॉलेज है, नहीं लिखा था, उसमें लिखा था इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। तो ये है। और क्या है इसमें, और कोजिंग सच बोडली इंजरी, कोजिंग सच बोडली इंजरी, ये भी इसमें वो है, ठीक है। कोजिंग सच बोडली इंजरी से सेक्शन 299 के मेल खा रहा है। अब सेक्शन 300 के थर्ड क्लोज में इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट सफिशिएंट, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है सफिशिएंट, मतलब संतोषजनक, सफिशिएंट मतलब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है सफिशिएंट, कि मैं जो चोट मार रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। जो मैं चोट मार रहा हूँ वो 100% है, उसके आगे 101% भी नहीं है कि उम्मीद कि ये व्यक्ति बच जाएगा, ठीक है। ना 99% अपना दे रहा हूँ मैं कार्य करने में, ना 101% दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ कि यह जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सफिशिएंट है। जो मैं चोट मारूंगा, बोडली इंजरी पहुंचाऊंगा, इससे इसकी मौत ही होगी इस बंदे की। यह थर्ड में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। फोर्थ में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, इमिनेंटली डेंजरस। इमिनेंटली डेंजरस मतलब इतना खतरनाक कि जिसकी कोई बात भी नहीं हो सकती, इतना खतरनाक है, ठीक है। तो यह इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, हर संभावना में, यह भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है। विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर, वो लेटर पार्ट का एलिमेंट है, जो कि फोर्थ क्लोज के अलावा कोई रेजुटरी एंटी जो मर्डर में छोटा की वो है। अब देखिए, अब हमने सेक्शन 299 पढ़ लिया, सेक्शन 300 पढ़ लिया। अब हम सारी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे सेक्शन 300 की। अगर कोई भी एक्सेप्शंस उस मर्डर के अक्यूज पर लग जाती है, अपराधी पर लग जाती है, तो केस किसमें फॉल बैक कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। अब वो सीधा अक्यूज को पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 304 में। और अगर ये एक भी एक्सेप्शन नहीं लगी तो मर्डर तो साबित हुआ ही पड़ा है, तो पनिशमेंट दो 302 में, जो कि होती है उसकी कैपिटल पनिशमेंट तक दे सकते हैं। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन 1, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, कब 299 300 नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है इफ, अगर तो द ऑफेंडर वाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो अपराध जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो अपना ह्यूमन व्यवहार दिखा रहा है, जो एक अंतिम परिणाम निकाल रहा है, वाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर, वो अपनी शक्तियों से वो खोआ बैठा है, उसके पास उसकी शक्ति उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका मनी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वह मर्डर नहीं है, वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। अगर वो अपने शक्तियों से, जो उसके ईश्वर ने उसको शक्तियां दे रखी है कि सेल्फ कंट्रोल की, एंगर को कंट्रोल करने की, और तो वह अगर उससे डिप्राइव्ड हुआ बैठा है, उससे वह शक्तियां बहुत कोसों दूर हैं, क्योंकि कुछ ऐसा उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब ऐसी प्रोवोकेशन, ऐसा किसी ने उसको भड़काया गया है जो कि उसके साथ पहली बार हुआ है। भाई पहले हुआ होता तो वो उसके लिए रेडी होता कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा करता रहता है, तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है कि इस बंदे ने ये मेरे साथ पहली बार किया है, और उसने उसी कार्य को सुनकर, उसके उसी कार्य को देखकर वह उत्साहित हो गया और उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गई, जो कि पहली बार उसके साथ हुआ है और पहले कभी नहीं हुआ था, तभी ऐसा होता है। कोज इज द डेथ, और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ही एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, किस व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिसने उसको गुस्सा दिलाया, जिसने उसको प्रोवोकेशन दिलाई, जिसकी वजह से उसको भड़कना पड़ा। और कॉज इज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या उसकी नहीं करता, उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसकी नहीं करता जिसने प्रोवोकेशन दिलाई, किसी अन्य व्यक्ति की हत्या, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कोज कर देता है। और वो हत्या कैसे कोज करता है, गलती से और या फिर एक्सीडेंट से, दुर्घटना से। जिसने प्रोवोकेशन दिलाई, लेटर पार्ट में क्या करे, जिसने प्रोवोकेशन दिलाई उसकी नहीं करता, किसी अन्य व्यक्ति की कर देता है, ठीक है। तो ये है, ये एक्सेप्शन 1 है जो कि लगती है। इसमें लैंडमार्क केस है एक, जो वो रुस्तम मूवी आई थी उसका है, कि वो नानावती वाला केस था, इसका नानावती वाला केस था। चलो इसमें आर वर्सेस आलूवालिया का केस है, आप लिख लीजिए आर वर्सेस आलूवालिया का केस। लेकिन इसमें एक केस है के एच नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। अब वो के एच है, के एम नानावती है, कुछ ऐसा ही। वो रुस्तम मूवी वाला केस है, एक्सेप्शन 1 का ही था वो, लेकिन उसको सजा हो गई थी। इसमें एक्सेप्शन 1 में वो फॉल नहीं किया था उसका एक्ट, लेकिन बाद में जब पब्लिक की सहानुभूति उस फौजी को मिली तो गवर्नर ने इसको रिलीज कर दिया था जेल से। मूवी में तो सब झूठ दिखलाया है, पर हमें पता है ना एक्चुअल में स्टोरी क्या है। अब एक्सेप्शन 1 के नीचे का पढ़िए, द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजो। अब एक्सेप्शन 1 की भी ये नीचे दी गई 3 प्रोवाइजो हैं, ये भी मतलब इस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। फर्स्ट,
डेट द प्रोवोकेशन इज नॉट सोट और वॉलंटरली प्रोवोक, की जो प्रोवोकेशन हुई है उसको वो उसने ही नहीं मांगी है और उसने इच्छा के द्वारा ही, उसके कार्यों के द्वारा ही नहीं मिली है उसको, बोले उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिससे अगले बंदे ने उसको प्रोवोकेशन की। पहले तो खुद मजाक कर रहा है, अब दूसरे बंदे ने मजाक किया, कुछ उल्टा बोला तो प्रोवोक हो गया। ये प्रोवाइजर बताता है, तब नहीं लगेगी ये, ठीक है। बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन, पहले खुद मजाक कर रहा है, फिर यार दोस्तों ने खींच दिया, फिर प्रोवोक हो गया, किसी को हानि पहुंचा दी, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, मर्डर ही करेगा, मर्डर के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरे किसी व्यक्ति की हानि मतलब मर्डर कर दिया, तो ये मत सोचना कि भाई मिल जाएगी। उसने खुद सोट की थी ना, खुद अपने पास बुलाया था उसको, भाई पहले अपने दोस्तों को क्यों खिंचता नहीं करा था, उन्होंने थोड़ी बहुत कर दी तो क्यों मर्डर किया फिर मेरे भैया, तो बोलेगा कि नहीं मिलेगी। प्रोवाइजो, अब एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन लग जाएगी, तो एक्सेप्शन 1 नहीं लगेगी अगर यह प्रूव हो गया तो, ठीक है। अब सेकेंडली, डेट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द ओबीडियंस टू द लॉ, कह रहा प्रोवोकेशन तब नहीं मिली है जब कुछ हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि आपने किसी लॉ का, कानून का उल्लंघन किया है। और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन अ लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर भी अपनी प्रोवोकेशन मत दिखा देना कि उसने कुछ कह दिया और आप भड़क गए हो, आपको प्रोवोकेशन हो गई कि बोलो कि मेरे को तो पहली बार किसी सरकारी कर्मचारी ने बोला था कि जाओ फोटो कॉपी करा के लाओ आधार कार्ड की, तो कह रहा है ऐसा मत कर देना, तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सेप्शन 1 के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब थर्डली, डेट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन, की प्रोवोकेशन नहीं मिली है जिससे कि कुछ हुआ है इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई व्यक्ति अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपना आत्मरक्षा का अधिकार यूज कर रहा है, तो उसे ये मत समझ लेना कि प्रोवोकेशन मिली है, ठीक है। वो भी भाई अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस करे, तो मत समझ लेना कि आपका एक्ट, आपका वो मर्डर एक्सेप्शन 1 में फॉल करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ये थर्डली पूरी होगी तो एक्सप्लेनेशन अब एक्सेप्शन 1 की, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन, क्या वो प्रोवोकेशन, क्या वो भड़काया जाना इतना ग्रेव था और इतना सडन था, इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस, की क्या अपराध को रोका जा सकता था, फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर, की यह मर्डर बन गया उसको रोका जा सकता था, इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो क्या वो है, वो प्रश्न का तथ्य है, वो पूरे ट्रायल में प्रश्न का तथ्य घूमता रहेगा, क्या ये प्रोवोकेशन ऐसी थी कि उसे रोका जा सकता था, यह पूरी ट्रायल में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, एक प्रश्न, एक तथ्य का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन 1। मेनली एक्सेप्शन 1 का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक हम फादर और सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक फादर जो कि बहुत ही अच्छे जेंटल नेचर के थे, और एक उनका सन था। सन थोड़ा नोटोरियस था, तो फादर हमेशा क्या करते थे, जो भी वो सन शरारत करता था उसको छोड़ देते थे, उसको कॉन्डोन कर देते, उसको छोड़ देते थे। लेकिन सन ने जब वो 12th क्लास में था कुछ ऐसा कार्य किया कि फादर की बहुत बेइज्जती हुई, और जैसे ही वो फादर घर में उसने एंट्री ली, उसने अपने सन का मुखड़ा देखा घर में कि यह तो वही शैतान है, इसकी वजह से मेरे को आज इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। तुरंत फादर ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा, और ऐसा होते के साथ ही भाई सन को भी गुस्सा आ गया। सन था जिम करने वाला पहलवान बन गया था वो 12वीं क्लास में। अब सन ने भी उल्टा वापस फादर को तमाचा मार दिया। ऐसा होते के साथ फादर तो आग बबूला प्रोवोकेशन से भरे हो गए। अब क्या हुआ, उन्हें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फादर अब आ चुके हैं, उनके साथ ये सडन हुआ था, पहली बार ये एक्ट हुआ था, पहली बार उनको उनके बेटे ने तमाचा मारा था, गाल पर चाटा मारा था। ऐसे में फिर वो एक किचन में जाते हैं और वहाँ से एक छुरी उठाते हैं, रामपुरी छुरी उठाते हैं, और अपने बेटे के पेट में इतने छेद कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, और उसका पेट, उसकी सारी इंटेस्टाइन्स बाहर आके पड़ जाती है, और उसकी हत्या, उसकी मर्डर, उसका मृत्यु हो जाती है उसके सन की। अब फादर कोर्ट में जाके बोलता है, जब उस पर मर्डर का केस होता है अपने बेटे का, कि एक्सेप्शन 1 सर, तो क्या बताइए आप, उसे एक्सेप्शन मिलेगी, उसको फ़ायदा मिलेगा, कृपया सोच के बताइए, जल्दी बताइए। चलो मैं बताता हूँ, उसको मिलेगी एक्सेप्शन 1, उस फादर को जरूर मिलेगी, और उसका ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा, 299 में फॉल करेगा, ना कि मर्डर में, क्योंकि बेटे ने बाप को पहली बार चाटा मारा। क्या उसके फादर को यह लग रहा था कि मेरा बेटा मेरे को चाटा मार सकता है? क्या उसके साथ ये एक्ट पहले भी हो चुका था? क्या उसको चाटा पहले भी मारा जा चुका था उसके बेटे द्वारा? नहीं, यह चीज़ बिल्कुल उसके लिए नई थी, सडन थी, और एकदम से हुई, तो ही उसको प्रोवोकेशन आई, और तो ही फिर उसने रामपुरी छुरी से अपने बेटे की हत्या कर दी। तो ये उसका ये एक्ट, फादर का एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा, और एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इसमें लग जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 2
कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ, अगर तो ऑफेंडर जो असेलेंट है वो अच्छे विश्वास में क्या करता है, ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने आत्मरक्षा की अधिकार को एक्सरसाइज कर रहा है, ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, किसकी, अपनी शरीर की या अपनी संपत्ति की, एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, और आगे बढ़ जाता है जो पावर उसको सेक्शन 99 ने दी हुई थी, जो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो शक्तियां दी हुई थी उसको एक्सीड कर जाता है, उसका उल्लंघन कर जाता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन, और एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, उसकी मृत्यु कर देता है, अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसके विरुद्ध वह व्यक्ति जो हत्यारा बना है, जिसके ऊपर केस होगा, जो एक्सेप्शन 2 का बेनिफिट लेगा, अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और उस व्यक्ति की हत्या करता है जिसके विरुद्ध वह अपनी आत्मरक्षा का अधिकार एक्सरसाइज कर रहा था। विदाउट प्री मेडिटेशन, और बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल की है, ठीक है। नो प्रायर प्लानिंग, विदाउट प्री मेडिटेशन, कोई प्रायर प्लानिंग नहीं थी, एकदम से हुआ उसके ऊपर हमला और एकदम से उसने भी एक्ट किया रहा एज ए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, और उसकी हमलावर की असेलेंट की हत्या कर दी। लेकिन फिलहाल में तो उस पर केस हुआ पड़ा है, वो बचेगा ना, उसने हत्या की तो वही एक्सेप्शन 2 का फायदा लेगा, तो प्रूव करेगा कोर्ट में विदाउट प्री मेडिटेशन था मेरा एक्ट, विदाउट, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, मैंने तो लॉ ने जो मेरे को राइट टू प्राइवेट डिफेंस हुई उसका यूज करा है, पर क्या करूं सर जज साहब, मैं थोड़ा एक्सीड कर गया, ठीक है। एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ सच डिफेंस, और उसकी इंटेंशन यह भी नहीं थी कि जितना हार्म मेरे को करना है, जितनी हानि मेरे को पहुंचानी है, उससे भी ज्यादा हानि पहुंचाने की मेरी इंटेंशन नहीं थी अपने बचाव के लिए, तो उसका यह कार्य एक्सेप्शन 2 में फॉल कर जाएगा, उसका यह कार्य एक्सेप्शन 2 में फॉल कर जाएगा। अब इसे एक्सेप्शन 2 से लिंक विद सेक्शन LW सेक्शन कौन से हैं, 101 आईपीसी और 103 आईपीसी, इसके साथ भी लिख लीजिए। 101 आईपीसी जिसमें बॉडी को बचाते वक्त हत्या कर देते हैं, और 103 आईपीसी में जिसको प्रॉपर्टी को बचाते वक्त, राइट टू प्रोवाइड डिफेंस करते वक्त 103 में हत्या कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्सेप्शन 2। अब एक्सेप्शन 3 हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत प्यारी एक्सेप्शन है, फिर हमारी एक्सेप्शन 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर हमारी 3 एक्सेप्शन रह गई हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, खिंचेगी, क्योंकि हमारी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इतना टाइम लग गया। अब देखिए एक्सेप्शन 3, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जब ऑफेंडर जिसने अपराध किया, जिसकी ट्रायल चल रही है मर्डर की, वो एक सरकारी कर्मचारी है, और एडिंग पब्लिक सर्वेंट, या कोई वो ऐसा व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी की मदद कर रहा था, एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, और वो सरकारी कर्मचारी या वो व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी को एड कर रहा था, वो किस चीज़ के लिए एक्ट कर रहे थे, वो एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, जनता जनार्दन के न्याय की एडवांसमेंट को, उनको डेवलप करने की एडवांसमेंट के लिए वे एक्ट कर रहे थे। एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, और वह सरकारी कर्मचारी या वह व्यक्ति जो एड कर रहा है सरकारी कर्मचारी को, वह भी एक्सीड कर जाते हैं उन शक्तियों से जो उनको कानून ने दी हुई है। एंड कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, और हत्या कोज कर देते, मृत्यु कर देते किसी की एक कार्य कर विच ही इन गुड फेथ, जो कि वह सरकारी कर्मचारी और वह सरकारी कर्मचारी की एड करने वाले व्यक्ति अच्छे विश्वास में बिलीव्स टू बी लॉफुल, क्या बिलीव करते हैं, क्या यकीन करते हैं कि यह लॉफुल है, यह कानून सही है। एंड नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और जरूरी है कि जो मेरे दायित्व है उनकी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करने में यह जरूरी है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ कानूनन सही है ये। एज सच पब्लिक सर्वेंट, और ऐसा मेरे सरकारी कर्मचारी होते हुए यह कार्य जो मैं कर रहा हूँ यह बिल्कुल मेरे ड्यूटीज, मेरे दायित्व को डिस्चार्ज ही करेंगे। एंड विदाउट इल विल, और उस सरकारी कर्मचारी की या उस व्यक्ति की जो सरकारी कर्मचारी की एड कर रहा है उसकी क्या नहीं होनी चाहिए, इल विल नहीं होनी चाहिए, मतलब गंदी मंशा नहीं होनी चाहिए, मतलब दिल से उसकी इल विल, गंदी हेट्रेड की भावना नहीं होनी चाहिए। टूवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज कोड, और किस व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए उस सरकारी कर्मचारी की इल विल, जिस व्यक्ति की उसने हत्या की है उसके प्रति नहीं होनी चाहिए। तो भी सरकारी कर्मचारी को या वह व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ है और उसके इशारों पर एड कर रहा है और हत्या कर देता है, तो एक्सेप्शन 3 में, एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 300 में उस सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट को डिफेंस मिल जाएगा और उसका एक्ट मर्डर में फॉल नहीं करेगा। तो कहाँ फॉल करेगा, कल्पेबल होमिसाइड 299 में फॉल करेगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन 4, अब हम मर्डर की एक्सेप्शन 4 पढ़ेंगे। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन, अगर तो वह हुआ है, वो कार्य हुआ है, वह मर्डर हुआ है, कैसे, विदाउट प्रायर प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं थी, तुरंत हुआ है। इन अ सडन फाइट, और कैसे हुआ, इन अ सडन फाइट, एकदम से लड़ाई हो गई, उसमें कोई मर्डर हुआ है, उसमें कोई मृत्यु गई है, उसमें कोई जान गई है। इन अ सडन फाइट, एकदम से कोई लड़ाई हुई है।
इन द हीट ऑफ पैशन, और वो सडन लड़ाई कैसे हुई है, हीट ऑफ पैशन। ऐसा सबने रवैया बना लिया था कि अब जो मेरे आगे आएगा उसके तो मैं कतले कतले ही कर दूंगा। इन द हीट ऑफ पैशन, उसका दिमाग हीट में आ गया था, उस हत्यारे का जिसने मृत्यु कोस किया उसका दिमाग हीट में आ गया था। कभी आज तक उसके दिमाग को ऐसे हीट का सामना नहीं करना पड़ा था, पर वो सडन फाइट हुई जिससे उसका दिमाग हीट ऑफ पैशन में आ गया। ठीक है, इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल, और कैसे आया, जैसे ही सडन क्वेरल, जैसे ही सडन लड़ाई हुई, एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज, और जो ऑफेंडर है उसने कोई अनड्यू एडवांटेज, अपनी डोमिनेशन का कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर, और जैसा कि आमतौर पर लड़ाइयों में होता है, लात घुसे चल गए या फिर थोड़े बहुत डंडे उंडे चल गए, ऐसे ही तरीके से उसने एक्ट किया था उस फाइट में। उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट नहीं किया था, उसने गाड़ी उठाकर कुचलने की कोशिश नहीं की थी उस लड़ाई में कि लात घुसे ही चला रहा था। और जब किसी की मृत्यु हुई है उसने गाड़ी उठाई अपनी थार, और जिससे लड़ाई हुई थी, जिससे क्वारल हुई थी, उनको कुचलने की कोशिश नहीं की थी उस लड़ाई में। तो उसका एक्ट, अगर लात घुसे चला कर हुई किसी की मर्डर, किसी का हत्या हो गई, तो उसका एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। अगर उसने गाड़ी उठाकर, जिनसे लड़ाई हुई थी, गाड़ी उठाकर उन व्यक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तो उसका एक्ट, अगर फिर किसी की मर्डर हो जाता है, फिर किसी को मृत्यु हो जाती है उस गाड़ी के कुचलने की वजह से, फिर उसका एक्ट ना तो 304 कैपिटल ए में फॉल करेगा, उसका एक्ट सीधा मर्डर में फॉल करेगा, सेक्शन 300 में फॉल करेगा, और पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, 302 में। ये एक्सेप्शन 4 हमें क्लियर करवा रही है। अब इसकी एक्सेप्शन 4 की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज इमैटेरियल, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन सच केसेस, इन हालातों में, इन मुकदमों में, विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन, कौन सी पार्टी ने पहली प्रोवोकेशन ऑफर की थी, मर्डर करने वाले ने या हत्या जिसकी हुई है, दोनों में से कौन सी पार्टी ने प्रोवोकेशन दी थी, किस पार्टी ने भड़काया था लड़ाई करने के लिए, और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट, या पहले हमला किसने किया था, किस पार्टी ने पहले हमला किया था, यह भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक्सेप्शन 4 में यूज करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन 4 लग जाएगी तो एक्ट कहाँ फॉलो करेगा, बताइए कहाँ एक्ट फॉलो करेगा। अगर एक्सेप्शन 4 सेक्शन 300 की एक्सेप्शन 4 लग जाती है तो एक्ट कहाँ फॉलो करेगा, सॉरी, अरे भैया सेक्शन 299 में एक्सेप्शन 4 लग गई तो भी 299 में बाउंस बैक कर जाएगा, उसका एक्ट कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। ठीक है, यही एक्सेप्शन 4 कह रही है, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझा दी। अब एक्सेप्शन 5 जो कि लास्ट एक्सेप्शन हमारी मर्डर की, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज, जब वह व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो 18 साल से ऊपर का है, सफर्स डेथ को सफ़र करता है, मृत्यु को सफ़र करता है, और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ, या फिर जान गंवाने का रिस्क लेता है, विद हिज ओन कंसेंट, अपनी सहमति से ही कहता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, जो भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना है, 18 साल से ऊपर का है, और खुद अपनी स्वयं मर्जी से ही सफर्स डेथ, जान गंवाने के लिए सफ़र करता है, मतलब उसको पता है, खुद ही अपनी जान गंवाने का रिस्क देता है, तो वह मर्डर नहीं है, वह कल्पेबल होमिसाइड ही है। ठीक है, इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जो पहले हमारे अंग्रेजों के टाइम में, फॉरेनर्स के टाइम में वो वाला गेम हुआ करता, जिससे दोनों साइड में घोड़े दौड़ाते रहते थे, और एक इतनी बड़ी सी तलवार लिए रहते थे, मतलब वो भाला जो हमारे महाभारत में यूज़ हुआ था, वो वाला भाला, और दोनों घोड़े वाले ऐसे बाईपास होते थे और दूसरों को चोट मारते थे। तो इसमें वो परफेक्ट एग्जांपल है कि दोनों घोड़े वाले जो खेल रहे हैं 18 साल से ऊपर हैं, और दोनों अपनी मर्जी से भाला चला रहे हैं, अपनी मर्जी से एक दूसरे पर भाला चला रहे हैं। अब किसी एक घोड़े वाले ने दूसरे घोड़े वाले की हेड में से वो भाला पार कर दिया और उसकी हत्या हो गई, तो वह मर्डर नहीं है, क्योंकि मरने वाले ने खुद अपनी डेथ करवाने का रिस्क झेला था, तो यह मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। जो दूसरे घोड़े वाला है उसको 299 के डेफिनेशन में देखा जाएगा, और 304 में उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमारे हो गए भाई सारे सेक्शन 299 और सेक्शन 300 पूरा। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा और पढ़ते हैं। आज हमारे देखो हमने 2 सेक्शन में पूरी जान लगा दी है। मेरे गुरुजी भी ऐसे जान लगाते थे, जो पढ़ाते थे भाई, अच्छी तरह पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे। अब जो मैंने उनसे सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज क्या पढ़ाया आप तो अभी तक देखिए, एक्टस रियस पढ़ाया, मेंस रिया पढ़ाया, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया, कल्पेबल होमिसाइड की तीनों एक्सप्लेनेशन पढ़ाई, स्पष्टीकरण पढ़ाई, फिर मर्डर पढ़ाया, फिर मर्डर की भी मैंने क्या करा, मर्डर के मैंने 4 क्लोसिस पढ़ाए, फिर मर्डर के मैंने 5 एक्सेप्शन पढ़ाए। तो ये आज बहुत पढ़ाया है और अब आगे भी पढ़ाऊँगा। तो सुनिए, सेक्शन 301 सीधा इसके साइड में लिख लीजिए, अगर किसी के पास आईपीसी की बुक हो। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का केस बनता है 301 में। अब पढ़िए,
कल्पेबल होमिसाइड बाय कोजिंग डेथ ऑफ पर्सन, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया और क्या कर दी, किसी व्यक्ति की डेथ कोज कर दी, मृत्यु कर दी, अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, और किसी और अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर दी, जिसकी करनी थी उसकी नहीं करी, किसी और अन्य व्यक्ति कर दी, करनी थी ए की कर दी बी की, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटेंशन को क्या होगा, चलो आगे बताऊंगा। तो इसके साथ में लिख लो 301 के सेक्शन 301 आईपीसी के साथ में लिख लो ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ठीक है, कि मैलिस का ट्रांसफर हो जाना। और एक चीज और लिख सकते हो, तो लिख लो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मैलिस, ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी लिख लो, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मैलिस भी लिख लो। अब 301 की बॉडी, इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग, अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, कोई भी कुछ कार्य करता है, विच ही इंटेंड्स और नोज, जिसमें वह कार्य करने में उसकी इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, सीधा फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंड मेंस रिया और सेकंड डिग्री ऑफ मेंस रिया। टू बी लाइकली टू कोज डेथ, उसको इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, मतलब उसकी दोषी दिमाग में पता है, इंटेंशन और नॉलेज है कि टू बी लाइकली टू कोज डेथ, कि मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस एक्ट से एक मृत्यु कोज करने वाला हूँ। कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, और कर भी देता है, क्या कर देता है, कल्पेबल होमिसाइड बाय कोजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, और क्या कैसे कल्पेबल होमिसाइड करता है, किसी की मृत्यु करके, किसी की हत्या करके, किसी व्यक्ति की। Whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, जिसकी डेथ के बारे में उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि इसकी डेथ हो जाएगी, इंटेंशन किसी और के लिए थी, पर जिसकी डेथ हुई है उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर, जो कल्पेबल होमिसाइड जो डेथ कोज की है ऑफेंडर ने, is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। अब सीधा सीधा जो लेटर पार्ट कह रहा है कि जो उसकी इंटेंशन थी, जो नॉलेज थी, जो उसने दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई एक्ट कर दिया और उसकी डेथ हो गई, जिसके बारे में उसकी इंटेंशन और नॉलेज कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो जिसके ऊपर वो एक्ट करने वाला था, जिसके प्रति उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी, उसके ऊपर तो करने वाला था ना। अगर बेचारे उसकी हत्या नहीं होती, जिसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की, तो वो ही इंटेंशन और नॉलेज जो असल में विक्टिम बनने वाला था उसके ऊपर होती, अब वो ही ट्रांसफर ऑफ मैलिस कर दी जाए, हत्यारे की इंटेंशन और नॉलेज उसी के ऊपर इंप्यूट कर दी जाए कि हाँ, इस हत्यारे ने, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसी को मारने की लिए इंटेंशन थी और नॉलेज थी। सीधा सीधा सेक्शन 301 यही बोलता है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ठीक है। तो इसमें आएगी अब थ्योरी ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है, ए एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक ए व्यक्ति होता है जो कि हत्यारा होता है, जो कि मर्डर करने वाला है। ए खड़ा हुआ है 10 फीट दूर, ठीक है, वो बंदूक तान देता है किसी बी के ऊपर जो कि खड़ा है उससे 10 फीट दूर। बी के पीछे कोई सी भाई साहब भी खड़ा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, बी भी आइसक्रीम ले रहा था एक आइसक्रीम वाले से, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो बी भी आइसक्रीम ले रहा था क्वालिटी वॉल्स की रेडी वाले से, एक आइसक्रीम वाले से, कार्ट वाले से, और सी भी बेचारा वहीं खड़ा था। पर ए क्या कहता है, ये अपनी कार में आता है, ये अपनी थार कार में आता है और गन को पॉइंट आउट करता है, पिन करता है, गन को टारगेट करता है, किसकी तरफ, बी की तरफ। और जैसे ही बुलेट फायर होती है उस गन से, बी भाई साहब अपने चेंज लेकर उसका एक सिक्का नीचे पड़ जाता है, जो आइसक्रीम वाले भैया से लेता है, जो रिटर्न उसको देते हैं, उसका सिक्का नीचे पड़ जाता है। वो जैसे बी भाई साहब नीचे झुकते हैं, सी को गोली लग जाती है, ए की गोली सी को लग जाती है। क्या ए जो बी को मार रहा था उसके प्रति उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी, क्या सी के प्रति, क्या ए के फरिश्तों ने भी सोचा था कि मैं गोली चलाऊंगा तो सी को भी लग सकती है, नॉलेज तो हो सकती है भाई, लग भी सकती है। क्या सी ने सोचा था कि भाई कोई मेरे को भी गोली मार सकता है, मेरा तो ना किसी से बैर था ना दुश्मनी थी। तो यही है भैया ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ए जो बी के प्रति इंटेंशन और नॉलेज लेके आया था कि हत्या करूंगा, गोली मारूंगा, जहाँ भी दिख गया, नॉलेज भी थी कि भाई वहाँ खड़ा है आइसक्रीम वाले के पास 10 फीट का डिस्टेंस है, गोली चलेगी, पीछे सी भी खड़ा है, वो आइसक्रीम वाला भैया भी खड़ा है, किसी को भी लग सकती है, लेकिन फिर भी उसने गोली चलाई, इन डिफरेंट एटीट्यूड से काम किया, इंटेंशन और नॉलेज लगाकर। तो अब सी को गोली लग गई, बी का सिक्का नीचे गिर गया, वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, ऐसे ही गोली सी को लग गई। अब क्या होगा, सेम इंटेंशन नॉलेज जो ए की बी के प्रति थी उसको इम्प्यूट करो कि सेम इंटेंशन नॉलेज उसकी ए की सी के प्रति भी थी, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस का केस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 302 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। ये सेक्शन 300 की पनिशमेंट बता रहा है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। हुएवर कमिट्स मर्डर, जो कोई भी क्या कमिट करता है, मर्डर, शैल बी पनिश विद डेथ, तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसकी भी डेथ होगी, उसको भी कैपिटल पनिशमेंट, उसको भी फांसी की सजा होगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर उम्र कैद होगी, जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और शैल है, मैंडेटरी है कि
जुर्माना तो भरना ही भरना पड़ेगा। ये है हमारा सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब हम करेंगे सेक्शन 303। 303 को कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 303 आईपीसी कौन से केस में किया है? केस का नाम लिख लीजिए सेक्शन 303 के बगल में, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दोबारा बताता हूँ, सेक्शन 303 303 आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, गैर संविधानिक कर दिया है डिक्लेयर। और आज से नहीं कर रखा, 1983 से कर रखा। कौन से केस में? मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। अब सेक्शन 304 हम पढ़ेंगे, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब 299 की सेक्शन 299 की सजा किसमें मिलती है? 304 में, वही पढ़ेंगे। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, आपने कल्पेबल किसी एक्ट ने कल्पेबल होमिसाइड किया है और जो कि नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, और वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बन पाया, तो सजा किसमें मिलेगी? 304 में मिलेगी। हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, जो कोई भी कमिट करता है, क्या कल्पेबल होमिसाइड, कोई हत्या करता है, मर्डर करता है, नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, पर वह मर्डर नहीं है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उसको भी क्या सजा होगी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा होगी। और इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल तक की भी सजा हो सकती है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है कल्पेबल होमिसाइड करने वाले व्यक्ति को। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और प्लस फाइन, मैंडेटरी फाइन तो देना ही पड़ेगा, फाइन जुर्माना देना ही पड़ेगा। इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कोज्ड इज डन, जो एक्ट, जो कार्य किया है जिससे कि हत्या, जिससे कि मृत्यु हुई है, वह हुआ है, किससे हुआ है? विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, नियत से हुआ है कि मेरे को तो डेथ ही कोज करनी है, मेरे को तो किसी की हत्या ही करनी है, तो और ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी, या फिर मेरे को तो उस एक्ट से, उस कार्य से जो मैं करूंगा उससे एक ऐसी शारीरिक इंजरी पहुंचानी है एज इज लाइकली टू कोज डेथ, जिससे कि डेथ, जिससे कि मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 304 का पैरा 2, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर जेल हो सकती है, कितने साल की? 10 साल तक की हो सकती है, ठीक है। कौन से केस में होगी? और विद फाइन, और जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या दोनों 10 साल तक की जेल और दोनों जुर्माना भी। तो क्यों? इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज, अगर कि वो एक्ट जो आपने एक इंसानी व्यवहार किया है, एक परिणाम कोज किया, एक अंतिम परिणाम कोज किया किसी इंसानी व्यवहार से, और इंटेंशन से किया है, सॉरी इंटेंशन किससे? नॉलेज से किया, जानकारी से किया है, सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरी है, जानकारी से किया है, डेट इट इज लाइकली टू कोज डेथ, की जानकारी है, हाँ भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। गोली चलाऊंगा, 100 मीटर दूर खड़ा हूँ, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, नॉलेज तो है, आपने एक्ट तो किया है, कार्य तो किया है कि 100 मीटर दूर से फायर करूंगा एक मेरे दुश्मन के ऊपर, तो गोली लग भी सकती है 100 मीटर से। और आप नए नए अगर क्रिमिनल बने हो तो भाई क्या पता गोली इधर उधर भी लग सकती है, मतलब आजू बाजू पेड़ पूड़ों पर भी जाके टकरा सकती है। तो नॉलेज तो है कि डेट इट इज लाइकली टू कोज डेथ, कि अगर मैं करूंगा, मेरे को नॉलेज है कि मैं कुछ गोली वोली चलाऊंगा या एक्ट करूंगा तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कोज डेथ, पर उसमें इंटेंशन नहीं है, कोई मतलब फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस है, इंटेंशन नहीं है हत्या करने की, बस नॉलेज है कि भाई चलाऊंगा तो हो सकती है, क्या पता हाथ पे लग जाए, लेकिन मारने की इंटेंशन नहीं है, ठीक है। 100 मीटर दूर से, यार आप भी बताओ, कोई किसी को शॉट करेगा उस बिना बाइनोकुलर वाली गन से, राइफल से 100 मीटर दूर से करेगा तो उसकी इंटेंशन होगी मारने की। अगर इंटेंशन ही होती मारने की तो सीधा 2 फुट के डिस्टेंस से गोली मारता। इतनी दूर से फायरिंग कर रहा है तो उसको डर है ना कि भाई दूर से करूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए तो दूर से कर रहा है। तो ऐसे में नॉलेज, उसकी इंटेंशन तो नहीं है हत्या करने की, वो बस चोट पहुंचाना चाहता है, क्या पता लग जाए पैरों पे, हाथों पे, पेट में, कहीं तो लगेगी। अब पैरों पे, हाथ पे और पेट पे गोली लगने से मौत तो नहीं होती, तो यही कह रहा है। बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कोज डेथ, कोई इंटेंशन नहीं है डेथ कोज करने की। और टू कोज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कोज डेथ, ना तो क्या इंटेंशन, ना तो यह इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी करूं मैं उस व्यक्ति को, उस 100 फीट दूर खड़े व्यक्ति को, कि उसकी बॉडीली इंजरी से ही हत्या हो जाए, नहीं, ऐसी भी इंटेंशन नहीं है। सिर्फ क्या है? नॉलेज है, और वो भी नॉलेज क्या है कि भाई हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो बस फिर उसको ऐसा करने पर क्या मिलेगी? 10 साल तक की जेल काटनी पड़ेगी, या फिर जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 304। आज हम सेक्शन 310 तक पढ़ेंगे और कल इसको मैं पूरा करवाऊंगा, क्योंकि आज मैंने बहुत लंबा समझा दिया है। अब हम करेंगे सेक्शन 304 कैपिटल ए, जो कि 1870 से ऐड हुआ था। 304 कैपिटल ए, कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, हत्या कोज की है, मृत्यु कोज की, और कैसे की है? नेग्लिजेंस से, लापरवाही से। अब देखिए 304 कैपिटल ए पढ़ रहा हूं मैं और उसको समझाऊंगा अच्छी तरह।
हुएवर कोजेज द डेथ, जो कोई भी डेथ कोज करता है, मृत्यु कोज करता है, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की, बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, और क्या करते हुए हत्या कोज करता है, मृत्यु कोज करता है, कि वो कुछ ऐसा कार्य करता है जो कि रैश है, लापरवाही वाला, और नेग्लिजेंट है, बेजिम्मेदाराना रवैया पेश करता है, और उससे उसके उस कार्य से, उस एक्ट से हत्या होती है, मतलब मृत्यु होती है। नोट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, पर वह कल्पेबल होमिसाइड 299 में भी फॉल नहीं कर रहा उसका वह, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी, ना ही तो नॉलेज थी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो उस ऐसा करने पर कितनी सजा होगी उस बंदे को, उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या तो 2 साल तक की जेल, एक दिन से लेकर 2 साल तक की जेल, या फिर जुर्माना, दोनों भी। तो सेक्शन 304 कैपिटल ए इसकी एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप लिख लीजिए, चेरुबिन ग्रेगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 सुप्रीम कोर्ट। लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 304 कैपिटल ए की, चेरुबिन ग्रेगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई हाईवे पर ट्रक जा रहा है, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसके पास हायाबुसा है, और वो कटिंग शटिंग, मतलब रोड पे जो कट शट मारते हैं वो मारता हुआ आ रहा है, और 2 किलोमीटर से ही मारता हुआ आ रहा है। वो जो ट्रक वाला है, जो उसके पास बहुत बड़ा ट्रक है, वो अपने आराम से मौज में चल रहा है, क्योंकि भाई दिन रात ट्रक चलाना, और वो आराम से मौज में चल रहा है। और लेकिन वो जो व्यक्ति है जो हायाबुसा पे आ रहा है, वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब क्या होता है, वो जो व्यक्ति है ट्रक वाला, उसको देख लेता है, एक बार उसकी लुक पड़ जाती है शीशे में, बैक शीशे में, कि भाई एक बहुत ही सुपर बाइक वाला एक बंदा आ रहा है, शू आ रहा है, मैं इसको निकलने नहीं दूंगा आगे। भाई ये सोच लेता है, मैं निकलने नहीं दूंगे, मैं अब ट्रक को आजू बाजू चलाने लग जाता हूँ। वह ड्राइवर ट्रक को कभी यहाँ काटता है, कभी हाईवे पे लेफ्ट काटता है, कभी राइट काटता है, तो ऐसे चलाने लगता है। ऐसे में फिर क्या होता है, हायाबुसा वाला भी ठान लेता है कि अब मैं पैडल शिफ्ट करूंगा, अब मैं इसके आगे शू देसी निकल जाऊंगा, ऐसे ही निकलूंगा, ऐसे बाईपास करूंगा, इसको ये देखता रह जाएगा। लेकिन जैसे ही हायाबुसा वाला भाई साहब अपना हैंडल घुमाता है सुपर बाइक का, वैसे ही वो ट्रक के नीचे आ जाता है, और उसकी ट्रक के टायर के नीचे आने से उसकी डेथ कोज हो जाती है। तो अब ये एक्ट आप ही बताइए किस में फॉल करेगा। क्या ट्रक वाले ने यह सोचा था कि इसकी इंटेंशन थी, उसको नॉलेज थी कि इसकी इंटेंशन थी कि ये बाइक वाला आ रहा है तो इसको मारूंगा ही? क्या उसको पता था ये बाइक वाला कौन है? क्या उसको पता था ये बाइक वाला ऐसे इतनी तेज क्यों चला रहा है? और उसका क्या पता था कि यह इस एक्ट से जो मैं आजू बाजू कर रहा हूँ, उसको पता नहीं था कि यह स्लो कर लेगा, उसको पता था कि यह इतनी तेज निकालने की कोशिश करेगा। तो सीधा ये केस 304 कैपिटल ए में फॉल करेगा, और जो ट्रक वाले भाई साहब का मुकदमा लगेगा, कौन सा चार्ज लगेगा? 304 कैपिटल ए का चार्ज लगेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस ट्रक वाले भाई साहब को, जो आजू बाजू कटिंग मारता चल रहा था हाईवे पर, उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 304 कैपिटल बी हम पढ़ेंगे। ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? ये हुआ था 1986 की अमेंडमेंट एक्ट से ऐड। इसके साथ एक लिंक विद वाला सेक्शन है 113 कैपिटल बी इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि है डाउरी डेथ, दहेज के लिए हत्या, दहेज के लिए मृत्यु। अब 304 कैपिटल बी का सबसेक्शन 1, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न, यदि किसी महिला की हत्या, मृत्यु कोज होती है, और कैसे कोज होती है? किसी जलने की वजह से, और बॉडली इंजरी, या साफ दिख रहा है उसके शरीर पर इंजरी, हानि हुई है महिला के शरीर पर, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, या कैसे दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया से, किस हालातों में उसकी हत्या हुई है, मतलब महिला की मृत्यु हुई दिखाई दी है। देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की नॉर्मल हालातों में यह दिख रही है विद इन 7 years ऑफ मैरिज की, भाई 7 साल भी अभी इस महिला की शादी को नहीं हुए थे, और 7 साल से पहले ही दिख रहा है कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, और यह बस दिखाया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लेस, यह बस दिखाया जाता है, बस इशारा करने की देर है कि बिफोर हर डेथ, कि इस महिला के मृत्यु से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, की इस महिला के साथ क्रूएल्टी हुई थी, मतलब इसके साथ अभद्र क्रूएल्टी, मतलब या तो फिजिकल टॉर्चर हुआ था, मतलब मार पिटाई हुई थी, या फिर मेंटल क्रूएल्टी हुई थी, ठीक है। और हरेसमेंट बाय हस्बैंड, या फिर उत्पीड़न हुआ था, हरेसमेंट करी थी इसके महिला के पति ने, और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, या इस महिला के इसके पति के किसी रिश्तेदार ने, इसके पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, इसके देवर ने इस महिला के साथ, बस ये दिखाया जाता, शो किया जाता, बस इशारा करना है पुलिस वालों को। और एनी रिलेटिव और हस्बैंड, या फिर हरेसमेंट किसने की थी? किसी हस्बैंड के, उसके पति के रिलेटिव ने, मतलब बताइए मम्मी पापा भाई बहन ने
फॉर और इन कनेक्शन विद, किस चीज़ के लिए और किसके लिए, सिर्फ किसके कनेक्शन में है, वो क्रुएल्टी की गई थी, हेरेसमेंट की गई थी। विद एनी डिमांड, कोई डिमांड कुछ पाने के लिए। फॉर डाउरी, और वो क्या डिमांड थी कि दहेज चाहिए हमें, दहेज के लालचियों ने की है ये, दहेज चाहिए हमें। सच डेथ शैल बी कोल्ड डाउरी डेथ, तो ऐसी मृत्यु को उस महिला की मृत्यु को हम क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ की, ये दहेज हत्या है। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड हर डेथ, तो मान लिया जाएगा कि उसके महिला के पति ने और उस महिला के पति के रिश्तेदारों ने, मम्मी पापा भाई बहन मौसा मौसी ने उस महिला की डाउरी डेथ की है, उस महिला की हत्या की है, उस महिला की मृत्यु की है। ये सेक्शन 304 कैपिटल बी सब सेक्शन 1 बताता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन हम इसकी पढ़ेंगे सबसेक्शन 1 की। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के समझने के लिए, डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग, जो डाउरी दहेज का मतलब आप कहाँ से निकालेंगे, जेनेसिस कहाँ से लेंगे, आप लेंगे एज इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो सेक्शन 2 जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, जो उसमें मतलब है डाउरी का, वही इसमें डाउरी की आप जेनेसिस ले लीजिए, वहाँ से आकर्षित वहाँ से सींच लीजिए और डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अब सेक्शन 304 कैपिटल बी, सेक्शन 304 कैपिटल बी सब सेक्शन 2, whoever commits dowry death, जो कोई भी क्या कमिट करता है, दहेज हत्या कमिट करता है, कौन, हस्बैंड या हस्बैंड या उस महिला का हस्बैंड या उस महिला के हस्बैंड के कोई रिलेटिव, मौसा मौसी भाई बहन वो पापा मम्मी रिलेटिव, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years, तो कह रहा है 7 साल तक की तो उसको सजा होगी, उस व्यक्ति को 7 साल से कम की नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पर 7 साल से लेके उम्र कैद तक आप कोई भी सजा कर सकते हो। किसको, जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके पति को या उसके पति के रिलेटिव्स को, उसके रिश्तेदारों को 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा आप कर सकते हो। तो ये हमारा 304 कैपिटल बी, जिसमें आप एक केस लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए, शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1991 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 305 आईपीसी, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, आपने भड़काया है, किसको भड़काया है, मर जाने के लिए, आत्महत्या कर लेने के लिए, किसको भड़काया है, एक बच्चे को और एक पागल व्यक्ति को, एक इनसेन पर्सन को, एक जो दिमागी रूप से जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, उस व्यक्ति को किसी ने भड़काया कि तू आत्महत्या कर ले, 305, ठीक है। अब इफ एनी पर्सन अंडर 18 years ऑफ एज, जब भी कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे का है, एनी इनसेन पर्सन, जो व्यक्ति इनसेन है मतलब पागल हुआ पड़ा है, एनी डेलेरियस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि बेचैन रहता है, डेलेरियस है, एनी इडियट, कोई भी पागल व्यक्ति, और एनी पर्सन इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, या कोई भी व्यक्ति जिसने नशा किया हुआ है, कमिट सुसाइड, क्या कमिट कर लेता है, खुदकुशी कमिट कर लेता है वह व्यक्ति। Whoever abets the commission of such suicide, जो कोई भी उसकी आत्महत्या को, खुदकुशी को अबेट करता है, उसको उकसाता है, भड़काता है कि तू खुदकुशी कर ले, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, तो ऐसा करने पर उस अबेटर को कितनी सजा मिलेगी, डेथ की सजा मिलेगी, उसकी कैपिटल पनिशमेंट होगी, फांसी पर लटकाया जाएगा उस अबेटर को, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या उम्र कैद की सजा मिलेगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, या फिर 10 साल तक की सजा उसको मिल सकती है उस अबैटर को, जो कि एक बालक को खुदकुशी करने के लिए भड़काता है, और वो बालक 18 साल से नीचे का है, या फिर एक इनसेन व्यक्ति को भड़काता है जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, या फिर एक बेचैन व्यक्ति, डेलेरियस पर्सन को भड़काता है, या फिर किसको, एक इडियट को भड़काता है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को भड़काता है जिसने नशा किया हुआ है। तो ऐसा करने पर उस अबैटर को, जो कि उकसाता है किसके लिए, खुदकुशी के लिए, तो उसको कितनी देर की सजा होगी, कितने सालों की, या तो उसको भाई कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा होगी, या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद की सजा होगी, या तो फिर 10 सालों तक की सजा हो जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, और प्लस फाइन है, मैंडेटरी है कि जुर्माना तो उस अबैटर पे लगेगा ही लगेगा। ये 305 था, ये हमारा हुआ खत्म। अब सेक्शन 306 अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी ने सुसाइड के लिए, खुदकुशी के लिए अबैटमेंट की है तो उसको क्या सजा मिलेगी। ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है, 305 स्पेशल व्यक्तियों के लिए था, जो कि थोड़े पागल उगल रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं, माइनर रहते हैं, उनके लिए था। अब 306 नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए भड़काना, खुदकुशी के लिए भड़काया गया। इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, भाई इसमें कमिट सुसाइड कर लेता है मतलब फांसी हो जाती है, वो खुदकुशी कर लेता है। Whoever abets the commission of such suicide, जो कोई भी उकसाता है, भड़काता है कि उस खुदकुशी के लिए उस व्यक्ति को, shall be punished with
शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो नॉर्मल व्यक्ति को खुदकुशी के लिए भड़काता है और वो कर भी लेता है वह व्यक्ति खुदकुशी, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो भड़काता है, अबैट करता है, अबैटर को कितनी सजा मिलेगी? 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है। एंड शैल बी ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और शैल मैंडेटरी है कि फाइन तो लगेगा, जुर्माना लगेगा ही लगेगा। ये 306 होता है। अब सेक्शन हम पढ़ेंगे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन 307 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की कोशिश। Whoever does any act, जो कोई भी कुछ एक्ट करता है, कार्य करता है, विद सच इंटेंशन और नॉलेज, इंटेंशन है फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, और नॉलेज स्लाइट लोएस्ट डिग्री ऑफ माइंड। इंटेंशन भी आ गई, नॉलेज भी आ गई। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, और किन हालातों में करता है? ये हालात। डैट इफ ही बाय दैट एक्ट कोज्ड डेथ, कि अगर वह इस एक्ट से, अपने इस बिहेवियर से, इंसानी व्यवहार से किसी की मृत्यु कोज कर देता है या फिर मृत्यु हो सकती है। ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, अगर जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरा जो इंसानी व्यवहार है, जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, कि मैं ये एक्ट इसके ऊपर ऐसे इस तरह से करूंगा तो मैं मर्डर के लिए गिल्टी माना जाऊंगा, दोषी माना जाऊंगा। तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर कि पता है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, और कर भी देता है कमिट, तो और उसको पता भी है कि मेरे इस एक्ट से किसी की मृत्यु, हत्या भी हो सकती है, पर हत्या होती नहीं है उसकी, वह विक्टिम बच जाता है। हत्या करने की इंटेंशन भी थी, नॉलेज भी थी असेलेंट की, अग्रेसर की, पर हत्या होती नहीं है, वह बच जाता है विक्टिम। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी उसको, अक्यूज्ड को, जो कि हत्या करने का प्रयास करेगा? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो 10 साल तक की उसको जेल कटवाई जाएगी उस अटेम्प्टेड मर्डर वाले उस अक्यूज्ड को। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और मैंडेटरी है, जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। एंड इफ हर्ट इज कोज, अगर मान के चलिए भाई 10 साल तो तब कटवा रहे हैं जब उसने बस प्रयास किया था, विक्टिम अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया, उसको लगी नहीं, तब भी 10 साल की होगी। और अब देखिए, एंड इफ हर्ट इज कोज्ड, अगर भाई हल्की फुल्की चोट लग जाती, हानि पहुंच जाती किसको? विक्टिम को। टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट, उस अक्यूज के, उस असेलेंट के, उस अग्रेसर के कार्य से किसी व्यक्ति को हानि पहुंच जाती है जिसके प्रति उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी। द ऑफेंडर शैल बी लाइबल ईदर टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो अब अपराधी को कितनी सजा मिलेगी? उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। और टू सच पनिशमेंट एज इज हेयरिंग बिफोर मेंशन्ड, या जो नीचे पनिशमेंट दी गई है, जो बढ़ाने वाला हूँ, वो भी मिल सकती है। तो क्या है? अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट्स, अगर कोई जेल में कोई दोषी है और वो ही किसी की मर्डर करने की हत्या करता है जेल में, जिला कारागार में, या बाहर आने के बाद भी, प्रोबेशन पे बाहर आने के बाद भी, तो क्या होता है? अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट, अगर हत्या करने की कोशिश किसने की है? लाइफ कन्विक्ट्स ने, जिसको पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है मर्डर में, वो करता है। तो कह रहा है when any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले ही किसी अपराध के लिए उम्र कैद की सजा मिली जा चुकी है, ही में, तो वो उसको मिलेगी। इफ हर्ट इज कोज, तो उसको क्या मिलेगी? अगर उस व्यक्ति ने, उम्र कैद वाले व्यक्ति ने किसी विक्टिम को हानि पहुंचा दी है, बी पनिश विद डेथ। अब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? उस उम्र कैद वाले व्यक्ति को, जिसके पहले ही वो सजा काट रहा है किसी और अपराध में, अब उसको फांसी की सजा मिलेगी, डेथ की सजा मिलेगी। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 307। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 308 पे, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 308 पे, फिर 9 फिर 10, 3 रह गए। अब सेक्शन 308, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अटेम्प्ट किया है, क्या कमिट करने का? 299 वाला ऑफेंस, कल्पेबल होमिसाइड वाला ऑफेंस, हत्या करने का ऑफेंस, कल्पेबल होमिसाइड करने का ऑफेंस अटेम्प्ट किया। तो 308 में क्या आएगा? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, प्रयास किया है, क्या करने का, क्या घटित करने का? कल्पेबल होमिसाइड। तो कह रहा है whoever does any act, जो कोई भी किसी कार्य से, विद सच इंटेंशन और नॉलेज, और उसके पास क्या है? इंटेंशन भी है, फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंसरियंस, नॉलेज सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरियंस, स्लाइड लोएस्ट, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, और किन हालातों में? दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कोज्ड डेथ, की अगर वह एक्ट उसका पूरा हो जाता, मतलब उसके इंसानी व्यवहार का अंतिम परिणाम निकल जाता, तो मृत्यु ही होती किसी व्यक्ति की। ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और ऐसा करने पर अगर किसी की मृत्यु होती तो उसको पनिशमेंट किस चीज़ की मिलती? कल्पेबल होमिसाइड की मिलती, 304 में मिलती। नोट अमाउंटिंग टू मर्डर, और कौन सी पनिशमेंट मिलती? कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304 में उसको पनिशमेंट मिलती। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो अटेम्प्ट करेगा कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर करने का भी 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन, या जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या दोनों, 3 साल तक की जेल भी या फिर जुर्माना भी। एंड देखिए, एंड इफ हर्ट इज कोज टू एनी पर्सन, या फिर उस अक्यूज के, जो करने वाला, एक एक्ट करने वाला है, उसके किसी एक्ट से, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर बनता, लेकिन ऐसा करने पर किसी विक्टिम को हानि पहुंची है,
उसके उसके एक्ट से शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर करेगा उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या फिर जुर्माना भी लगा के छोड़ सकते हैं, और विद बोध या 7 साल की जेल भी, 1 दिन से लेकर 7 साल तक की जेल भी या फिर जुर्माना भी। ये हमारा हो गया सेक्शन 308 308 आईपीसी। अब सेक्शन 309 आईपीसी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। किसी ने खुदकुशी करने का अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, तो उसको क्या सजा मिलेगी? Whoever attempts to commit suicide, जो कोई भी प्रयास करता है खुदकुशी करने का, एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, या कुछ कर बैठता है खुदकुशी करने के लिए, कुछ कर बैठता है भाई, पंखे पे रस्सी लटका ही बैठता है पर हो नहीं पाती, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो ऐसा करने पर 1 साल तक की उस जो अटेम्प्टेड जो खुदकुशी करने का प्रयास भी करेगा उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसको जेल की सजा कटवाई जाएगी। और कौन सी? सिंपल इम्प्रिजमेंट, कोई उससे काम नहीं करवा जाएगा, बस उसको पटक दिया जाएगा, और विद फाइन या फिर जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं, और विद बोध या फिर 1 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 309। इसके ऊपर हमारा एक केस है जो धिरिजिया केस है, उसको बोलते हैं, वो पॉपुलर है धिरिजिया केस नाम से, धिरिजिया केस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 310 सेक्शन 310 जो कि डेफिनेशन देता है ठग की, जो कि बताता है कि ठग कौन होता है, ठग कौन होता है, ठग, जो कि ये गाने आ रहे हैं आजकल बहुत, ठग लाइफ, ठग लाइफ। तो बता रहा है 310 में अब असल में जानिए कि ठग होता कौन है। जो ये गाने गाते हैं, जो सरदार आजकल गाने गा रहे हैं ठग ठग, तो ये देखिए अब 310 में दे रखा है आईपीसी में कि ठग कौन होता है। तो बता रखा है whoever at any time, जो कोई भी किसी समय के दौरान, आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, आईपीसी के आ जाने के बाद, पास हो जाने के बाद, शैल हैव बीन हैबिचुअली एसोसिएटेड विद एनी अदर, कि वो जानबूझकर अपनी स्वयं इच्छा से, हैबिचुअली जानबूझकर उसको आदत है कि वो किसके साथ एसोसिएट हो जाए, किसके साथ जुड़ जाए, विद एनी अदर, किसी और के साथ, किसी अन्य के साथ, और अदर्स या बहुत सारे अन्यों के साथ, फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग, किस कारण के लिए वह व्यक्ति अन्यों के साथ, बहुत सारे अन्यों के साथ जुड़ रहा है, कमिटिंग रॉबरी, डाका डालने के लिए, और चाइल्ड स्टीलिंग, किसी के बच्चे को चुराने के लिए, बाय मीन्स ऑफ, और बच्चा कैसे चुराएगा, वो क्या तरीका इस्तेमाल करके, और फॉर एकम्पनीड विद मर्डर, या फिर भाई बच्चा चुराएगा या फिर रॉबरी करेगा, किस द्वारा, उसमें बच्चा चुराने में और डाका डालने में वो क्या भी कर सकता है, वो किसी की हत्या भी कोस कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज अ ठग। तो वह ठग है। तो जो डाका डालने वाला है, रॉबरी करने वाला है, और वो रॉबरी में वो जरूरी तौर पर क्या करने के लिए करता है, वह उस रॉबरी में मर्डर भी कर सकता है, वह उस रॉबरी में मर्डर भी कर सकता है, और एकम्पनीड मतलब करता ही करता है भाई, डाका डालेगा, रॉबरी करेगा और मर्डर भी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो और या तो चाइल्ड स्टील, किसी का बच्चा अगवा कर लेगा या किसी के बच्चे को उठा ले जाएगा, स्टील कर लेगा, एक जगह से भी तो हुआ था सेफ कस्टडी में, पर उसको स्टील कर लेगा, और ना तो किसी पैसों के लिए ना किसी के लिए नहीं बता रखा, लेकिन चाइल्ड स्टीलिंग करते वक्त भी वह मर्डर कर सकता है, कंपनीड साथ में मर्डर कर देगा, तो उसको बोलते हैं ठग, THUG, ठग उसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये आज हमारे सेक्शन 310 तक पूरे हुए। आज हमने पढ़ा एक्टस रियस मेंसरिया और सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 310 को बिल्कुल डिटेल में, और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं कभी फाउंडेशन क्लास, जब अगर मेरा अच्छा यूट्यूब का चल जाएगा काम, तो मैं फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाऊंगा बहुत डीपली। मेरे पास इतने नोट्स बने पड़े हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा। तो हम अगले सेशन में, जो कि मैं कल लूँगा, उसमें हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग हमारे सेक्शन से चैप्टर 16 के जो कि बचे हुए हैं, हमारे सेक्शन 311 311 से लेके सेक्शन 377 377 तक, वो तो अगले पार्ट में हम वह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी वीडियो कभी भी देख रहा हो, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जून 2024 को, अब यह वीडियो कोई कभी भी देख रहा हो, मतलब आज से 1 साल 2 साल 10 साल बाद, तो कृपया करके, ये आईपीसी तो उस टाइम होगी नहीं, इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से, तो कृपया करके, लेकिन ये कानूनों को चेंज नहीं किया गया है, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट उसमें भारतीय न्याय संहिता में किए हैं। तो कृपया करके मैं 11 जून 2024 को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी फुल मेहनत से, फुल प्रयास से, तो इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार भी इन पे नज़र मार लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा कि भाई एक थे मोहित एडवोकेट, उन्होंने हमें पढ़ाया था। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम कल के लेक्चर में अब करेंगे सेक्शन 311 से लेके 377, 311 से लेके सेक्शन 377 तक, और कल के लेक्चर 2 में करेंगे। ठीक है, सो इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। ठीक है, सो बाय बाय।
like and subscribe. Thank you.